अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटे से शेर से करते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। और ये शेर जो है ये दोस्तों के हवाले से है कि दोस्तों पर जो एतबार है वो कितना अहम है और कैसा होना चाहिए, ये इस शेर में बताया गया। फिर आप बताइएगा कि इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि ऐसा हो या ना हो, वो फिर आप अपना तज्जिया, ज़ाहिर है आपको तो तज्जिया देना है, आप जरूरी भी नहीं, जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को तो तज्जिया देना होता है। हमें जो है वो हर चीज़ में तज्जिया तो अलग ही है। कभी कभी मुझे लगता है तज्जिया भी एक टांग है जो हर जगह अड़ाई जाती है, तो इसीलिए उस तज्जिए को देना ज़रूरी है। वो शायर कहता है कि जी मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ। अच्छा, मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ, चंद घड़ियाँ हैं यूं ही जी लेता हूँ। चंद घड़ियाँ हैं यूं ही जी लेता हूँ। मैं एक बार समझ लूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। क्या बात, जबरदस्त, कैसा अच्छा है। अच्छा। मैं एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। सही बात। तो ये लॉयल्टी बेसिकली बताई है, फेथफुलनेस है कि भाई अब तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम पर एतबार कर लिया है, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि अब मैंने एतबार कर लिया है और अब फिर अब मैं सवाल नहीं करूंगा तुमसे। बिल्कुल। और नहीं, आपके दोस्त के नियतों पे आपको इतना एतबार होना चाहिए और दोस्त की नियतें भी ऐसी साफ शफाफ होनी चाहिए कि वो अगर आपको किसी काम से रोक रहा हो और बेशक आपका दिल चाह रहा है कि भाई आपको लग रहा है इस काम में मेरे लिए मेरी बेहतरी है, कामयाबी है, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं भाई इधर जाएगा तो कुछ लड़खड़ाएगा जरूर, कुछ है तो तू रुक जा, तो अब आपका दिल कह रहा है कि भाई चले जाओ, तो दोस्त की बात मान के गए कि चलो कह रहा है, नहीं करता, चाहे कितना ही आपको लग रहा हो कि कितना ही कामयाब काम हो सकता है वो, या अगर कोई ना माने तो हो सकता है फिर बाद में जरा आपकी लड़ाई भी हो, कोई दूसरा वो काम कर ले और वो और आगे निकल जाए और जो है आपको लगेगा तूने रोका था ना, ये तेरी वजह से, वरना आज उधर मैं होता। और अगर ये भी हो सकता है दोस्त रोक रहा हो और वो ऐसा ना माने, आप ना माने, आप कर लें वो काम, फिर कर भी लें, फिर ऐसा भी हो सकता है कि कर लें, लेकिन ये है कि इतना एतबार आपको खैर दोस्त पे होना चाहिए बहरहाल कि आपका दिल अगर आवाज दे रहा है कि करें, फिर ये कि देखो मेरे दोस्त ने मुझे खतरनाक बात बताई है, इस काम में ये खतरा है, इस काम में ये मसाइल हैं, तो ये बात हो सकती है कि भाई इसमें आगे मुझे कुछ मसला पेश आए। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर जी ये तो थी जी दोस्ती के कुछ ट्रस्ट की बात। पहली स्टोरी हमारे पास कहाँ से है? बहुत बड़ी स्टोरी है, स्टोरी बड़ी स्टोरी है बिल्कुल, और ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर नहीं आई होगी, ये हम बताएंगे आपको। और क्या, नहीं खबरों में आ गया होगा मेरा ख्याल है, पता नहीं हेडलाइंस में। अच्छा वैसे मैंने ऊपर तज्जिया नहीं हुआ होगा, इसके ऊपर पाकिस्तान की तारीफ नहीं हुई होगी, इसके ऊपर जो है वो लोगों ने ये पजीराई नहीं की होगी, सराहा नहीं होगा, जनरली आ गई होगी, ऐसा हुआ है, बस ये पता लगा होगा। पाकिस्तान ने जमहूरिया गिनी से ग्रुप ऑफ 77, ये G77 है एक ग्रुप, उसकी क़यादत संभाल ली है। पहले गिनी जो है उसकी क़यादत कर रहा था, अब पाकिस्तान को इसकी क़यादत मिली है और साल 2022 के लिए ग्रुप ऑफ 77 G77 का चेयरमैन पाकिस्तान को मुंतखब कर लिया गया है। G77 अक़वाम मुत्तहिदा में 134 तरक्की पजीर ममालिक की सबसे बड़ी बैनुल हुकूमती तंजीम है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक को इज्तिमाई इक़्तिसादी मफादात को फ़रोग़ देने के ज़राए फ़राहम करती है। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने क़यादत करने के हवाले से वर्चुअल तौर पर होने वाली जो तकरीब थी उसके इफ्तिताई सेशन की सदारत की, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुतेरेस और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें सेशन के सदर अब्दुल्ला शाहिद ने भी शिरकत की। और पाकिस्तान ने G77 ग्रुप प्लस चीन की सदारत संभालते ही अहम फैसले भी कर लिए हैं और पाकिस्तान साल 2022 में सदारत के दौरान तरक्की पजीर ममालिक का एजेंडा आगे बढ़ाएगा। कोरोना वैक्सीन की फराहमी में अदम मसावात के ख़ात्मे के लिए मज़ीद मौसर आवाज़ बुलंद करेगा और ये जो कमज़ोर मईशतें हैं दुनिया की उनकी बहाली, 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मदद, रियायती कर्ज़, पहले जो कर्ज़ हैं उनकी तश्कील 9 पर जोर दिया जाएगा और तरक्की पजीर ममालिक में 650 अरब डॉलर के नए स्पेशल ड्राइंग राइट्स की दोबारा तकसीम पर भी काम किया जाएगा। जबकि जो अच्छा खासा काम है ये तो करने वाला पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान ही करेंगे, ये सब काम हम करेंगे। हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मतलब सारा हम करेंगे तो वाकई सही बात है। लेकिन ये है कि कोविड के हवाले से तो पाकिस्तान की बड़ी पजीराई हुई है दुनिया में, ये आलमी दुनिया में कोविड के हवाले से अल्लाह ताला का खास करम हमारे मुल्क पे रहा है कि पाकिस्तान में उस तरह के क्रेजी केसेस सामने नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि दुनिया की दीगर ममालिक में हमने देखा। अच्छा, फिर यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की जो पैदावार है, आलमगीर तकसीम है, उसकी सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने पर अमली इकदाम की भी बात की जाती रहेगी और ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान लीड करता रहेगा। मुबारक हो, मुबारक हो, ये ज़रूरी होता है। वैसे खुशखबरी
बेखबरी के बाद इसी स्टाइल में जरूरी होता है। बिल्कुल, ये तो ताहिर अल-कादरी साहब ने दे दिया है इस कौम को। ये एक उनका ये एक गिफ्ट है बिल्कुल, ये पाकिस्तान ये बिल्कुल ये ऐसे ही होगा। ज्यादा मजा आता है जब कंटेनर की खिड़की से आप दें, लेकिन ये है कि अब वो कंटेनर तो हम यहाँ ला नहीं सकते, तो आप इसी को हमारा कंटेनर समझें, इसी टेबल को आप हमारा कंटेनर समझें। बिल्कुल। लेकिन एक और बड़ी जबरदस्त खबर, बड़ी खूबसूरत, अच्छा, और इसके तो आप विजुअल देखें, आपको दुनिया से मोहब्बत हो जाती है, बनाने वाले से मोहब्बत हो जाती है, एक दोबारा से जिसको कहते हैं ना वो रीअश्योरेंस। किससे मोहब्बत हो जाती है? बनाने वाले से, दुनिया बनाने वाले से, तख्लीक करने वाले। अभी देखेंगे पाकिस्तान नेशन की बात कर रहे थे, मैं बता रही हूँ। खेलों पे आते हैं हम, और खेलों के जुनून ने सख्त सर्दी में भी जो है वो सख्त सर्दी को भी मात दे दी है। पहाड़ों के नगर हुंजा में नुक्ता इंजमात से भी कम दर्जा हरारत में सालाना कराकोरम विंटर स्पोर्ट्स जो विंटर लूड है उसका मेला बेसिकली सजा है। और ये अब आप विजुअल्स देखें, और उस इलाके में जो खेल रहे हैं ना, ये जो शुरुआत थी, मैंने मतलब वो जो तमहीद बांधी है वो उनके दिल की बात मैंने की है, क्योंकि जो उस इलाके में खेल रहे हैं और एम्बेसडर्स वगैरह भी गए हुए हैं, उन्होंने भी इस किस्म के जुमले अपनी ट्वीट्स में और ये सारी बातें की हैं कि मतलब वो पैराडाइज ऑन अर्थ जिसको कहते हैं ना, तो ये पाकिस्तान का खित्ता वो है। और हुंजा में होने वाले कराकोरम विंटर स्पोर्ट्स लूड में हॉकी, आइस क्लाइंबिंग, माउंटेन साइकिलिंग और ग्लेशियर वॉक समेत मुख्तलिफ मुकाबले जारी हैं। और यखपस्ता मौसम में आइस, इतने बोला भी कभी कभी नहीं चलता, यखपस्ता मौसम में आइस हॉकी के खेल ने शायकीन के को भी बेसिक घरमा दी है, जिसको हम कहेंगे। मगर तो खेल ऐसा है कि इसमें आप फिजिकल मूवमेंट देखें ना कितनी ज्यादा होती है, बैलेंस चाहिए, हॉकी हो रही है, हाँ बैलेंस चाहिए साथ में, और बड़ा एक महारत चाहिए इसके लिए। मगर खेल का मजा उस वक्त दुबाला हुआ जब पाकिस्तान में मुकीम जो कैनेडियन हाई कमिश्नर हैं, बेसिकली जो पाकिस्तान की कैनेडियन हाई कमिश्नर हैं, इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर हैं वेंडी गिलमोर, उन्होंने खवातीन की आइस हॉकी मैच में रेफरी के फराइज सर अंजाम दिए। और ये उनकी ट्विटर टाइमलाइन जो है वो भी भरी हुई है, लोग बड़े एक्साइटेड हैं, नीचे ट्वीट्स कर रहे हैं, उनको जवाब देने हैं। और ये मैच अल्तित और हुंजा की टीमों के दरमियान खेला गया, और ये जो है हुंजा में नुक्ता इंजमात से भी कम दर्जा हरारत में पाकिस्तान की तारीख का पहला और मुनफरिद टूर्नामेंट है जो ये वहाँ पर चल रहा है। और वेंडी गिलमोर तो भाई पहुंची हुई है वहाँ पे, जबरदस्त बेहतरीन। वेंडी साहिबा जो है उनको पता होगा ना कि आईएस हॉकी किस तरह खेलते हैं, तो उन्होंने रेफरी के फराइज सरंजाम दिए। क्योंकि उनका अपना मुल्क भी -35 -40 कनाडा में हो जाता है, तो उनको आदत है इन इलाकों में जाने की। वेंडी से लोग आइस हॉकी मकबूल खेल है। बिल्कुल। तो अच्छा, चूंकि आप सर्दी की बात कर रहे हैं तो मरी के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं जरा। और मरी के हवाले से जो सानहा है, मरी पर कायम 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी थी, उसने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। तहकीकात के दौरान इंतजामी महकमों के 30 से जायद अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए। अच्छा, मुझे लगा अभी आप कहने लगे छुट्टी, तो मैं वो तैयार हो गई थी फौरन। कलमबंद किए गए हैं। अब वो रिपोर्ट जो है वज़ीर आला साहब को पेश की जाएगी, ये पूरा मामला होगा। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंतजामिया की गफलत से मरी का सानहा पेश आया। दूसरी जानिब बॉयकॉट मरी की मुहिम भी जोरों पर है। लेकिन मरी के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग बातें ऐसी हैं कि जो कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होंगी। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर मरी को मरी क्यों कहते हैं भाई? देखें ना, मरी को मरी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मशहूर हैं। अच्छा। और कहा यह जाता है कि मरी तुर्की जबान का लफ्ज़ है जिसके माने चराहगाह के हैं। और ये एक थ्योरी ये है, तुर्क जब फातेह बनकर हिंदुस्तान में आए तो हज़ारा और मरी की पहाड़ियाँ उनकी अकामतगाह करार पाईं। फिर दूसरी रिवायत क्या है कि मरी में जहाँ आज पिंडी पॉइंट है, कभी उस जगह पर एक बुजुर्ग औरत की मड़ी यानी झोपड़ी हुआ करती थी, मड़ी कहते थे उसको। अब वो जो झोपड़ी थी उसकी वजह से उसका नाम जो है वो मरी पड़ गया। मकबूल खातून ही होगी जब पूरे शहर का नाम पड़ गया उनके पीछे। बाद में वो बदलते बदलते मरी हो गया। अच्छा, ये खवातीन के नामों के साथ जो है ना, वो जब कराची का भी वो माई कोलाची थी, वो कराची हो गई, तो ये अब ये आया है कि जी ये उनकी खातून की मड़ी झोपड़ी थी, वो मरी हो गया। पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ये थ्योरीज हैं। अच्छा। फिर मरी की जो कदीम तारीख है वो कश्मीर से जुड़ी हुई है, और कहा यह जाता है कि अंग्रेज़ों ने मरी का हिल स्टेशन राजगान से 1940 रुपये में ख़रीदा था। और ये 1940 रुपये में उस ज़माने में ख़रीदा था। और जो अंग्रेज़ ये ख़रीदारी करने के लिए आया था, उसे मुकामी राजा ने इस रकम में 10 रुपये ये कहकर वापस कर दिए थे कि तुम्हारी बेगम के कपड़े पूरे नहीं हैं, उसे कपड़े खरीद देना। बिल्कुल। और वो अंग्रेज़ औरत उस वक्त स्कर्ट पहने हुई थी। फिर उसके बाद जो है तो वो फैशन से वाकिफ नहीं थे, उनके फैशन से वाकिफ नहीं थे, फैशन से वाकिफ नहीं थे, लेकिन पूरे तो नहीं थे ना कपड़े। उन्होंने तो अपने हिसाब से कहा कि तो खातून ने तो अपनी तरफ से फैशन किया हुआ था ना, ये पैसे दे दिए, ये खरीद के जरा तरीका। भला आदमी था, भले दिल का आदमी था, बिल्कुल अच्छे दिल का आदमी था। अच्छा, फिर मरी का जो हिल स्टेशन रावलपिंडी से
39 मील के फासले पर वाक़ था, जिसे उस वक्त अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज और इंतज़ामिया के जो गरमाई कैंप के तौर पर तरक्की दे दी थी। और मरी में सरकारी दफातर सनी बैंक के इलाके में 1853 में बनाए गए थे। 1857 में यहाँ पर चर्च बनाया गया था। मॉल रोड जो है वो 1860 में बनाया गया था, जिस पर चहलकदमी की इजाज़त शुरू में सिर्फ अंग्रेज़ ख़ानदानों को दी गई थी। ये देखें, ये भी होता था, सिर्फ अंग्रेज वहाँ पर चहलकदमी करेगा। और तो उस ज़माने में वो तो वैसे आपको याद नहीं है जिम खानाज में और वो सब जो लिखा हुआ होता है बार बोर्ड्स पे, उस वक्त तो खैर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता था, अब मुझे नहीं पता, अब तो फिर हटा दिए गए कि मुस्लिम्स एंड डॉग्स नॉट अलाउड। हाँ, ये भी होता था, बिल्कुल, ये सब हुआ है, ये सब हुआ है, इसी खित्ते में हुआ है। अच्छा, उस ज़माने में, और अब वो ह्यूमन राइट्स है ना, अब तो ह्यूमन राइट्स वो ही सिखा रहे हैं हमें, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कर के अब हमें चलो सीख गए कुछ दुनिया से और हमसे भी थोड़ा बहुत। अच्छा, उस ज़माने में माल रोड के सिर्फ एक तरफ इमारत बनाने की इजाज़त दी गई थी ताकि सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, और इस ज़ाब्ते पर अगले 130 साल तक सख्ती से अमल किया गया। लेकिन उसके बाद 1990 के बाद जो है वो ये सड़क के दोनों अतराफ इमारतें बनाने की इजाज़त दे दी गई। फिर हमने कहा कि कुदरती हुस्न तबाह बर्बाद कर दो, मट्टी पाओ। चर्च के बिलमुकाबिल फिर पोस्ट ऑफिस और अंग्रेज़ों की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया के लिए मार्केट भी बनाई गई थी। ये अब आप जब जाते हैं तो आपको ये पूरा नक्शा वहाँ पर। अच्छा, और पोस्ट ऑफिस बड़ा मशहूर है। जी जी, बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों ने एक दूसरे को ढूंढना हो तो कहते हैं हाँ पोस्ट ऑफिस के सामने आ जाओ जरा, ये भी होता है। बिल्कुल ये है सिलसिला, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको ज़रा नाजरीन बता दें, कोविड की तो सूरत हाल ज़रा बुरी हो रही है पाकिस्तान में भी, अल्लाह खैर करे। आप लोगों ने अपना ख्याल खुद रखना है, और हुकूमत देखें जितना कर सकती है, जिस एक गवर्नमेंट के बस में उतना नहीं होता जितना हम खुद को बचा सकते हैं। बुज़दार साहब हर एक के पीछे, या मुराद अली शाह साहब या महमूद खान साहब डंडा लेके नहीं फिर रहे होंगे, मास्क हमने खुद लगाना है, उन्होंने सिर्फ SOPs बता दी हैं। अच्छा, कोविड से बचाने में मददगार फेस मास्क जो है वो पहनने वाले अफराद ज्यादा पुरकशिश नजर आते हैं। ये रिसर्च आई है। हाँ, मेरा मास्क किधर है? मेरा तो इधर है, चले लगा लें फिर, आप ज्यादा पुरकशिश नजर आए मेरे से आज। बरतानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि नीले रंग का मास्क, चले ठीक है, लेकिन अभी ये ब्लैक के साथ मैच कर रहा है ना। ओके ठीक है, मैच कर रहा है ब्लैक के साथ। नीले रंग का जो मास्क है, सर्जिकल फेस मास्क, वो चेहरे की कशिश को दीगर अक़साम के मास्क के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ा देता है। और मुहक्किकीन का कहना यह भी है कि कोरोना की वबा ने फेस मास्क के इस्तेमाल के हवाले से हमारी जो नफ्सियात हैं उनको बिल्कुल बदल ही दी है। अब हम किसी फ़र्द को मास्क पहने देखते हैं तो ये ख्याल नहीं करते कि वो शायद बीमार है या हमें उससे दूर रहना चाहिए। कार्डिफ यूनिवर्सिटी की तहकीक में 40 मर्दों को शामिल किया गया था और उनका जायजा लिया गया। हाँ, चले उनकी मुख्तलिफ अक़साम के फेस मास्क से उनकी कशिश में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये सब इस चीज़ का तयन किया गया था। पता नहीं फिर इस तहकीक के बाद उन्होंने करना क्या था, मतलब मैं बताता हूँ ना इससे क्या साबित हुआ है। अच्छा, तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि नीले रंग के सर्जिकल फेस मास्क चेहरे की कशिश को दीगर अक़साम के मास्क से, यानी कि ब्लैक हो, वाइट हो, N95 हो वगैरह वगैरह, उसके मुकाबले में ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और तहकीक में 43 ख़वातीन को मर्दों के फेस मास्क के बगैर कपड़े के मास्क पहने, नीले सर्जिकल मास्क के साथ और किताब के सादा स्याह वर्क से छुपे चेहरे दिखाकर 1 से 10 तक स्कोर देने का भी कहा गया था। ये प्रोसेस था उसका, ये प्रोसेस था, बिल्कुल सही। अच्छा, आप देखें मैं इसको किस तरीके से नतीजे पर पहुंचे, इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि नकाब करना, हाँ, ये एक जो है वो हिजाब या नकाब जो है ये वो हमारे साइड का है, बिल्कुल मुसलमान जो है वो कर रहे होते हैं, ख़वातीन कर रही थी, और उसके बाद उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता था वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से। ये सप्रेस्ड ख़वातीन हैं, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ओप्रेस्ड हैं ये, और ये तो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे हैं और इनको किसी काम का हक नहीं दिया गया है। वेस्ट ने क्या, वेस्ट हमारे अपने लोगों ने कि क्लास में सवाल नहीं पूछ सकती, सो कॉल्ड रोशन ख्याल लोग जो हैं क्लास में सवाल तो नाजरीन किसी ने पूछना वैसे ही नहीं होता, वो तो सब सो रहे होते हैं। हम क्लासों में नहीं पढ़े क्या, हमें नहीं पता, सब सोते रहते हैं। तो सारे जो सो कॉल्ड रोशन ख्याल हैं वो ये बात साबित कर के थक गए और उन ख़वातीन को नीचा दिखा कर थक गए जो कि अपना चेहरा छुपाती थी, क्योंकि उनके ज़हन में ये था कि जिन्होंने खुद तो नहीं कहा, जिनकी बिगमात या उनकी बहनें बेटियां वो अपनी मर्जी से लेती हैं, मिसाल के तौर पे AR रहमान, हाँ, उसकी बेटी ने क्या कहा कि मुझे बाप ने कभी नहीं कहा, ना उसके घर में बाकी कोई और निकाब करता है, लेकिन AR रहमान की बेटी अपनी शौक से अपनी मर्जी से करती है। अब ये सारी फिलॉसफी जो है वो पलट कर जो है वो इनके मुंह पर आई है कि अब आप इस मास्क को पहन भी रहे हैं और पुरकशिश भी हो रहे हैं। बेसिकली तो ये अब चूंकि रिलीजन से कनेक्टेड था तो इसीलिए बुरा था, आज सेहत से कनेक्टेड हो गया है, स्टाइल से कनेक्टेड हो गया है, तो चलो ठीक है जी, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये है उन लोगों की माइंडसेट, उन लोगों की आइडियोलॉजी कि रिलीजन को अंडरमाइन करना होता है। और ये वो हम कहते हैं ना, अल्लाह ताला के काम ऐसे होते हैं कि आप तो आपकी क्या औकात
कि आप उस लेवल तक पहुंचने के बारे में सोच भी सके कि वो कैसे कैसे काम करवा के दिखा देता है कि तुम कुछ नहीं हो। ऐसा ही है जो तुम अपनी थ्योरियां देते फिर रहे हो ना, मतलब एक चीज जो नजर ही ना आए जी, उस दुश्मन से आप लड़ लेना जो नजर आए। अब जो नजर ही ना आए उसका आप क्या करेंगे? और ये जो मतलब मैं मुझे खांसी आ रही होती है प्रोग्राम के दौरान, मैं नेगेटिव होने के बाद मुझे खांसी शुरू हुई। मुझे कोविड में नेगेटिव होने से पहले खांसी नहीं थी, मुझे सिर्फ जुकाम था और नज़ला वगैरह था। उसके बाद खांसी शुरू हो गई, अब मैं खांसी रहती हूँ। लोग मुझे कहते हैं आप क्यों खांस रही हैं? मैंने कहा कोविड गुजारा है मैंने, तो जरा घबरा से भी जाते हैं कुछ लोग, तो मैं उनको कहती हूँ अब तो मैं सेफ हूँ, लेकिन खांसी शुरू हो गई। कुछ मैं उतार दूं तो ज्यादा ही प्रोफेशनल ना नजर आ जाऊं, फिर तो पता चले बाहर लाइनें लगी हुई हैं, फिर क्या होगा? आना शुरू हो जाए, फरिश्ते आने की उम्र में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे तो अजीब सा मामला हो जाएगा। वैसे आप अपनी उम्र बता रहे हैं भाई, देखिए फरिश्ते तो किसी भी उम्र में आ सकते हैं। कैसा है के लिए तेज आदमी। कल नाजरीन हमें किसी एक बंदे ने कहा कि ये बड़ा तेज आदमी है तो अच्छी बात है, चले उनको मेरी तेजी नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल ये जो था ये मामला फरिश्ते और रिश्ते नहीं, मास्क सॉरी, हम वापस आ जाते हैं मुद्दे पर। मास्क जो है पुरकशिश आपको नजर दिखाएगा। और खबर है जो कि आपको हम दे दें दुबई के हवाले से। दुबई का जो एक्सपो चल रहा है, दुबई के एक्सपो में किया ये गया था कि मुख्तलिफ महीने थे, मुख्तलिफ महीनों को मुख्तलिफ सूबों में बांट दिया गया था। पहले बलूचिस्तान, फिर उसके बाद सिंध, फिर पंजाब, केपी पंजाब और गिलगित होगा, फिर गिलगित कश्मीर, इस तरीके से ये 6 जो सूबे हैं उनको एक एक महीना वहाँ पर दिया गया। और बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि वो वहाँ की निजामत संभालेंगे। पाकिस्तान पवेलियन तो चलता रहेगा, लेकिन सारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो सूबा करता रहेगा। और उसके अलावा जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वहाँ पर, सेमिनार्स हैं, वो सारी चीज़ें वो सूबा करता रहेगा। तो ये जो महीना है ये है खैबर पख्तूनख्वा का महीना, और खैबर पख्तूनख्वा के महीने की ये सारी एक्टिविटी चल रही है, कल्चरल एक्टिविटी। थोड़ा इसका अगर कोई मौसीकी सुना सकते हैं तो सुना दें हमें भाई। बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम हुआ है वहाँ पर, और सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर हुई हैं, और लोग ज़ाहिर है महसूस हो रहे हैं। जितनी भी दुनिया वहाँ पर आ रही है, पाकिस्तान का एक जो सॉफ्ट इमेज है, ट्रू इमेज है, वो देख रहे हैं और पाकिस्तान की कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं। सेमिनार्स भी हो रहे हैं वहाँ पर, और मुख्तलिफ जो है वो महकमा सयाहत के जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, और उन्होंने जो है लोगों को ये बताया कि जी सरमायाकारी का पाकिस्तान में बड़ा एक अहम ये वक्त है। टूरिज़म के ऊपर पाकिस्तान काफ़ी जो है वो काम कर रहा है। फिर उसके अलावा सूबाई वज़ीर सेहत जो हैं वो तैमूर झगड़ा साहब, वो भी वहाँ पर गए हुए थे। उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान की सकाफ़त को बड़ा उसके बारे में बातचीत की, और उन्होंने बताया कि जी वहाँ पर पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और ये एक्टिविटीज़ जो थी वो अपने, क्या बात है, मज़ा आया होगा वैसे सबको जो लोग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्थ तो वैसे ही टूरिज़्म पाकिस्तान में अगर मशहूर था तो नॉर्थ तो सबसे पहले मशहूर हुआ, बाद में फिर दीगर इलाके जो हैं लोगों ने उनकी तरफ जाना शुरू किया। शौकत यूसुफजई साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, शौकत यूसुफजई साहब भी मौजूद हैं, और अब देख रहे हैं कि वहाँ पर मजीद। फिर उसके बाद ये जो रशिया के जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है उसके हवाले से वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं, मुख्तलिफ याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। वही एक्टिविटीज़ जब तक होती रहेंगी, पाकिस्तान जाकर बैनुल-अक़वामी दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करता रहेगा, तो आप कहेंगे कि वाकई जी पाकिस्तान का जो इमेज है वो फैल रहा है दुनिया में। बिल्कुल, आपकी प्रेजेंस उस कमरे में होनी चाहिए। देखिए 40 लोग उस कमरे में बैठे हैं, आपकी प्रेजेंस उस कमरे में होनी चाहिए, चाहे खामोश हो लेकिन हो जरूर। अगर आप होंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा होगा? फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। पाकिस्तान की प्रेजेंस हर इसी किस्म के फोरम पे होनी चाहिए जहाँ पे लोग उसके बारे में जान सकें, उसके सकाफत के बारे में, उसकी जोग्राफी के बारे में वगैरह वगैरह। और की सकाफत की बात जहाँ पर आती है तो रशीद नाज साहब, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मायानाज अदाकार, उनका आज इंतकाल हुआ। 73 साल की उम्र में रशीद नाज साहब जो है वो इंतकाल कर गए। और अदाकार रशीद नाज साहब की जो बहू और अदाकारा मदिया नकवी ने पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे प्यारे बाबा रशीद नाज आज सुबह इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, और उन्होंने उनकी रूह के ईसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़ने की भी दरख्वास्त की। और अहल खाना के मुताबिक रशीद नाज साहब की जो नमाज जनाजा है वो आज 4 सद्दा रोड ईदगाह में तकरीबन 3 बजे अदा की जाएगी। 9 सितंबर 1948 को खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए थे रशीद नाज साहब। 1971 में उन्होंने पश्तो ड्रामे में बतौर अदाकार अपने टेलीविज़न कैरियर का आगाज़ किया था, और उनकी जो पहली उर्दू फिल्म थी वो सैयद नूर की फिल्म थी डकैत। और शोएब मंसूर की जो फिल्म थी खुदा के लिए, उसमें उनका बड़ा ज़बरदस्त एक किरदार था। और क्या उनका जो एक जाहो जलाल नज़र आता था, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, वंडरफुल एक्टर और वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और आज वो हमें नहीं रहे। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं उनके अहल खाना के लिए, और रशीद नाज साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन जी आमीन। नाजरीन, इसी के साथ हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। तालिबान ने इस साल मार्च से मुल्क भर में लड़कियों के स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि रवां बरस मार्च से अफगानिस्तान में लड़कियों के तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक अफगानिस्तान के नए साल का आगाज़ 21 मार्च से होता है और रवां बरस नए साल की शुरुआत से लड़कियों और ख़वातीन के लिए स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे, लेकिन मखलूक तालीम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान तालिबान ने ख़वातीन के स्कूल कॉलेजेस खोलने में ताख़ीर की वजह बताते हुए ये कहा कि मखलूत निज़ाम तालीम के ख़ात्मे और अलहदा इमारतों के इंतज़ामात समेत निसाब में तब्दीली के बायस लड़कियों के स्कूल खोलने में कुछ वक्त लगा। इस पेशरफ्त पर बात करेंगे बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इसी बात पर आ जाते हैं कि ये जो बयान दिया है तालिबान ने कि इस साल मार्च से मुल्क भर में लड़कियों के स्कूल खोल दिए जाएंगे, ये कितना अहम बयान है, कितना सिग्निफिकेंट बयान है? सिग्निफिकेंट तो है जी, क्योंकि एक ये तालिबान जो हैं वो औरतों को और बिलखसूस लड़कियों के जो स्कूल जो पिछली बार उन्होंने 2 दहाइयाँ पहले जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने जो रवैया रखा हुआ था, यही खदशा था इस वक्त कि ये पिछले सालों में बर्बादी तो हुई और अफ़गानिस्तान के इतने हालात नहीं बदले, मगर कम अज़ कम बेशुमार लड़कियां और औरतें भी कॉलेजेस जा रही थीं और उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो गई थी। तो इन्होंने आते सार तो यही कहा था कि हालात जैसे हैं वो हालात अभी जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे कि ये आएँ स्कूल वापस। सो अगर ये इन्होंने ऐलान कर दिया है तो इससे यकीनन, क्योंकि और तो बहुत सारे बेशुमार खदशात हैं, अभी सर्दी भी बहुत है और भूख की हालत भी काफ़ी ख़राब है, तो ये कम अज़ कम एक किस्म का कदम है आगे की तरफ। मगर अभी मसला ये है कि दाइश जो है वो मज़ीद उसके हाथ में एक चीज़ और आ जाएगी कि ये तो इस्लामी निज़ाम है ही नहीं तालिबान का, क्योंकि अब दाइश ये दावा कर रहे हैं ना कि तालिबान ने तो अमेरिका से भी समझौता ही एक किस्म का कर लिया है, तो अब जो है अब तालिबान जो हैं वो भी सही लड़ाई तालिबान भी नहीं लड़ रहे, अब वो हम लड़ रहे हैं। तो अब देखिए इस हरकत ये इस फैसले के साथ वो आगे से उनकी क्या हरकत होगी इस फैसले। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि क्या तालिबान में ये वाकई ही एक तब्दीली है जो आई है, या ये कोई बैनुल अक़वामी दबाव था जिसकी वजह से ये फैसले इस किस्म के वो ले रहे हैं? देखिए जी, हमसाय ममालिक ने भी उनको ये मशवरा किया होगा, और ये है कि कुछ हद तक लग रहा था शुरू में कि तालिबान का जो रवैया है वो बदला जाएगा, मगर जब उन्होंने केयर टेकर हुकूमत बनाई और उसमें हक्कानी नेटवर्क का भी छाप था, और बल्कि जो उनके कतर के अंदर ज़्यादातर जो बाकी दुनिया में भी जो जिनको डिप्लोमेसी का अंदाज़ा हो रहा था वो लोग तो इतने सामने नहीं आए। मुल्ला खन तो मतलब क्वेटा शूरा की नुमाइंदगी करते थे, तो उस वक़्त ये खदशा था कि तालिबान जो है, तब उन्होंने कोई औरतों को नहीं शामिल किया था, तब ये खदशा था, और वो अभी खदशा चलता जा रहा है कि वो ये नहीं चाहते कि जो इस हार्डकोर एलिमेंट्स उनके अंदर हैं वो हटकर तालिबान से हटकर इस्लामिक स्टेट जो खुरासान ग्रुप है, दाइश जिसको कहते हैं, कि वो वहाँ पर चले जाएं। तो रवैया उनका चाहे भी अपना रवैया ज़्यादा बदलने की कोशिश करें भी, मगर उनको दाइश से ये डर है कि दाइश जो है फिर जो हम लड़ाई करते थे उसकी नुमाइंदगी जो है वो दाइश करनी शुरू कर देगा। और जाहिर है कि ये मतलब सीधी ब्लैक एंड वाइट चीज़ तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक उनको प्रेशर भी है बैनुल अक़वामी सतह पर भी, हमसाए मुल्क से भी, हमारे से भी, कि आप जो है आप ऐसी अपना कोई निज़ाम बनाएं कि आप बाकी दुनिया जो है वो आपसे बातचीत करे।
क्योंकि अभी तो उनको कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा और प्रेशर है और टेंशन है। तो अभी तो वो ह्यूमैनिटेरियन खाने पीने के मसा जो है वो एड जा रही है, मगर उस एड में इतनी वक़्त तो नहीं है ना कि लॉन्ग टर्म इनका माशी हालात ठीक हो जाएं। तो ये दोनों प्रेशर्स के साथ तालिबान खेल रहे हैं। तो यकीनन फैसला तो जो है वो बेहतरी की तरफ है और अल्लाह करे कि इसमें कोई खदशा ना हो, कोई हादसा ना हो सके। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब ये जो इन्होंने ऐलान किया है, इस ऐलान से बैनुल अक़वामी जो दुनिया है, जो ममालिक इनकी तरफ देख रहे हैं, उनके सामने तालिबान का जो इम्प्रेशन है, जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो कितना तब्दील होगा? देखिए, वो मेरा ख्याल है अभी तो उन्होंने नोट कर रहे हैं सारे कि ये बात हुई है, मगर अभी तो बात हुई है। तो अब देखिए कि यकीनन जो है वो स्कूल खुल जाते हैं, चाहे वो वहाँ पर पर्दे के ऊपर ज़्यादा जोर भी दें, मगर वो एक किस्म की पॉजिटिव मूवमेंट तो होगी कि लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल जा रही हैं। तो मगर ये है कि वो उसका सिर्फ ऐलान के ऊपर जो है मेरा ख्याल है लोग मुतमईन नहीं होंगे जब तक वो देखेंगे नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे ये देखा नहीं जाएगा कि वाकई वो उनको जो है कोई उसमें दुश्वारी नहीं हो रही और वो पढ़ रही हैं। और हादसे के भी खदशात हैं। तो ये मेरा ख्याल है सारी चीज़ें जो हैं हर कोई देख रहा है। अच्छा, अब एक और ऐलान भी हुआ है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका कहता है कि जी हम $308 मिलियन एड देंगे अफगानिस्तान को। ये किस तरह का ऐलान है? मतलब ये कोई अजीब सी बात नहीं है कि आप पहले एक मुल्क में जाके उसको तबाह करें और उसके बाद कहें जी अब मैं आपको एड दे रहा हूं, चलें आप अपने आप को दोबारा रीबिल्ड कर लें। नहीं, वो बिल्डअप के लिए एक्चुअली एड नहीं है, वो ह्यूमैनिटेरियन एड है। और अभी तो आप देखें ना, जो अफगानिस्तान के बहुत सारे जो पैसे हैं वो तो बैनुल अक़वामी सतह पर रुके हुए हैं अभी तक। तो ये तो वही जो बिल्कुल खाना पीना देने के ह्यूमैनिटेरियन एड है, इससे तो अफगानिस्तान का मुल्क नहीं चलेगा। और मसला यही है ना कि वो अमेरिका ये नहीं चाहता था, वो तो यही चाह रहे थे ना कि कोई ना कोई समझौता हो जाए अशरफ गनी के साथ, या अशरफ गनी नहीं तो अब्दुल्ला के साथ। तो वही जब तालिबान ने आकर बिल्कुल ही शुक्र है कि लड़ाई जो है वो नहीं छिड़ गई फिर से। तो और मगर ये है कि तालिबान ने कोई लचक तो ख़ास नहीं दिखाई ना उन्होंने अफ़गान हुकूमत के साथ। तो बैनुल अक़वामी सतह पर तो अभी तक वो खदशात जारी हैं, मगर वो ये कहते हैं कि जी हम ये नहीं चाहते कि जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं वो भूखे मरें। तो वो उस हिसाब से दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान की रीबिल्डिंग की तो अभी बड़ी लंबी गेम चलेगी कि अफ़गानिस्तान अपने पैरों के ऊपर किसी ना किसी तरह खड़ा हो सके। सही। ये भी एक तरह के से अजीब ही बात है कि जी मतलब जंग में जैसे भूखे नहीं मरे होंगे लोग, और उसके बाद अब अमेरिका को ख्याल आ रहा है कि अरे यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं, तो हम ज़रा इमदाद देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि तालिबान ने जो ऐलान किया है कि इस साल मार्च में लड़कियों की तालीम बहाल हो जाएगी, उस हवाले से दुनिया क्या परसेप्शन लेकर चलेगी। अब नाज़रीन वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, एक मरतबा फिर से डील का शोर सुनाई दे रहा है। हुकूमती अरकान मुस्लिम लीग नून पर डील के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ ने अपने समेत 4 शख्सियात के लिए डील के लिए हाथ फैलाया हुआ है। उधर वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नून लीग में रेस लगी हुई है। पहली सफ में बैठने वाले 4 लीडर्स नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग के 4 लीडर किसी से मिलने गए तो कहा कि नवाज शरीफ ने वाकई मुल्क के साथ बुरा किया है और आप हमें क्यों नहीं सोचते। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नून लीग कुछ भी कर ले उन्हें डील या ढील नहीं मिलेगी। क्या मुस्लिम लीग नून वाकई हुकूमत या इदारों के साथ डील की कोशिशें कर रही हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शहज़ा फातिमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम इसी डील के हवाले से ही आ जाते हैं कि भाई हुकूमत तो ये कह रही है कि कुछ मामला है ऐसा, मुलाकातें हो रही हैं, डील की आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, और अच्छा ये बाज़ सियासी हलकों में भी, सहाफती हलकों में भी है कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें इधर उधर चल रही हैं। तो इसकी जरा डील की तो तफसीलात तो दे दें, तफसीलात या जरा वाज़े तो करें, सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखिए बात ये है कि जहाँ तक डील का सवाल है, ये डील की अफवाहें जो हैं ये फैलाने वाले कौन हैं? ये फैलाने वाले ख़ुद वज़ीर आज़म साहब हैं जो काबीना में बैठ के ऐसी बातें करते हैं, जो फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि ऐसा लगता है शहबाज शरीफ जो हैं वो जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो हुकूमती वज़रा हैं, हुकूमती मशीर हैं। तो ये अफवाहें जो हैं ये सारी की सारी, मैं पहले तो फवाद चौधरी साहब से कहूँगी, शहबाज गिल साहब से कहूँगी, जितने लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगर जहाँ तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं और जैसे वो नैब के केसेस पे आके नाम ले के डिटेल्स देते रहे हैं, तो हमें उन 4 लोगों के भी नाम बता दें जो जाके मिले हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम सामने बैठ के बात कर लें कि कौन जाके मिला है और क्या गुफ्तगू हुई है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ना वो ये है कि क्योंकि पिछले 3 सालों में जो आपने इस मुल्क के हालात देखे हैं और जिस तरह गरीब आदमी पिसा है और जिस तरह मिस गवर्नेंस हुई है, नाअहली हुई है, जिस रेट से करप्शन हुई है, इन तमाम चीज़ों से, और हर दूसरे दिन कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या सियालकोट का वाक़या या मरी का वाक़या, इन तमाम चीज़ों से, अवामी इशूज़ से लोगों की जो अटेंशन है और जो मीडिया की अटेंशन है वो डाइवर्ट करने के लिए हर दूसरे दिन ये इस तरह की कोई ना कोई अफवाह फैलाते हैं। और ये सब इनकी अपनी जो नाकामियां हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आगे अफवाहें फैला रहे हैं। अगर इनको लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई है और कोई मिल रहा है तो ये ज़रूर नाम लें, दोनों तरफ के नाम लें, कौन किससे मिल रहा है। तो नाम तो वैसे कभी कोई नहीं लेता ना, मिसाल के तौर पर, लेकिन सहाफ़ी भी तो बात कर रहे हैं, यही बात सहाफ़ी भी कर रहे हैं। और फिर नाम वाला जो मामला है वो तो कोई नहीं लेता ना। मतलब मिसाल के तौर पर बहुत मरतबा आप लोगों के रहनुमाओं की तरफ से बयान आता है कि जी बहुत सारे ऐसे अरकान असेंबली हैं PTI के जो हमारे पास आ रहे हैं और राब्ते कर रहे हैं, आज तक कोई नाम नहीं आया। तो नाम कौन लेता है? वो उसकी वजह है ना, देखें अवैस, देखिए उसकी वजह है, ये दोनों बातें बड़ी फ़र्क हैं। एक बात में आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जाके डील कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि हम इस वक्त अगर ऐसे लोगों के नाम ले देंगे जो पार्टी जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं या वो हुकूमत से तंग हैं, तो उनके लिए पर्सनल रिपरकशंस विद इन देयर पार्टी बहुत ज़्यादा होंगी। और हमारी अगर उनसे कोई गुफ्तगू चल रही है, देखें विद इन इलेक्टेड पीपल जो है बैकडोर हमेशा चलती हैं बातें लोगों से, और खासतौर पर जो इत्तेहादी होते हैं मिसाल के तौर पर अगर फवाद चौधरी साहब किसी का नाम लेते हैं कि जी ये 4 लोग थे, तो उनके लिए पार्टी में कुछ नहीं होगी रिपरकशंस? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फवाद चौधरी साहब अगर उनका, वो तो चाहते हैं कि रिपरकशंस हों, उनको चाहिए कि हमारे लिए रिपरकशंस हों, हमारे लोगों के नाम सामने आए, लोगों में हम बदनाम हों। हम तो नहीं चाहते कि जो लोग हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं हम उनके नाम डिस्क्लोज करते हैं ताकि वो ना इधर के रहें ना उधर के रहें। इस वक्त ये चीजें, लेकिन वो तो बड़ी दरार डाल रहे हैं, वो तो बड़ा नाम ले लेते हैं ना, शहबाज शरीफ साहब का नाम ले लेते हैं कि उनको चाहिए डील और वो हाथ पांव मार रहे हैं डील के लिए, और उनके साथ 3-4 साथी और हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब को जो है वो टारगेट करते रहते हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब का नाम लेना इनकी पुरानी आदत है। मेरे नहीं ख्याल से इसमें कोई सच्चाई है। आके बिल्कुल जो बाकियों के नाम लें, जो 4-5 लोग किससे मिल रहे हैं ये भी बता दें, किससे मिल रहे हैं वो भी नाम सामने ले आए ताकि बात खुल के सामने आए। लेकिन वो तो उन्हीं से मिल रहे होंगे जिनसे डील हो सकती है, वो तो आप लोगों को पता है कि किन से मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि ये हुकूमत तो हमें कोई डील दे नहीं सकती, तो जाहिर है हुकूमत से तो नहीं मिल रहे, किसी और से ही मिल रहे हैं। शिफा ये बड़ा आसान है, शिफा बड़ा आसान है कि आप पॉलिटिकल लोगों के नाम ले लेके उन पे इल्ज़ाम लगाएं और जो मर्जी बातें जो हैं वो ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए जो मर्जी इल्ज़ाम लगाती रहे। अगर बात करनी है फवाद साहब सही है, नाम लेके करें, आए बात करें, खुल के बात करें ताकि लोगों के सामने बात आए। हाँ ठीक है। अच्छा शिजा, एक छोटा सा हमें वक्फा लेना है, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे कुछ और इश्यूज पर बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। प्लीज स्टे विद अस नाजरीन, एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाज़रीन। शज़ा फातिमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और बात हो रही है हुकूमत की नाअहली की। लेकिन शज़ा, हुकूमत वाले ये कहते हैं कि हम नाअहल नहीं हैं, बेसिकली आप लोग घबराए हुए हैं अगले इलेक्शन से, क्योंकि हमारी तो कारकर्दगी बड़ी सॉलिड है। OIC के इजलास हमने करा दिए, G77 में पाकिस्तान को सरबराही मिल गई। आज जो है अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान की मईशत के हवाले से रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत निस्बतन बेहतरी की तरफ गामजन है, और ये खबर जंग ग्रुप की है, जो कि माना जाता है कि हुकूमत के एक तरह से हुकूमत वालों को पसंद नहीं है बेसिकली। तो ये तो वो अपनी कामयाबियां गिनवा रहे हैं। देखिए शिफा, पहले तो आपने मेरे साथ वो किए जो स्पीकर साहब करते हैं, मेरा नाम जो है वो देखिए मैं भी तो उन्हीं के इलाके से हूं ना, के साथ भी यही होता है अक्सर। ये कहूंगी मेरा इलाका भी तो वही है। मुझे इस चीज का डिस्काउंट दे दे शिज़ा साहब। आज तक में वही आज तक नहीं ले सके, पूरी असेंबली इस बात पे एहतजाज करती है। तो अच्छा, जहाँ तक बात है अपना ये हुकूमत की कारकर्दगियों की, देखिए हुकूमत की कारकर्दगियाँ अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि निस्बतन बेहतर है, तो वो निस्बतन इनकी अपनी डिस्मल परफॉर्मेंस से है। इस हुकूमत ने पहले साल में आके पाकिस्तान का GDP जो है वो 0.9% पे ले आए थे। दूसरे साल में कोविड आने से थोड़ा सा पहले ये -0.04 पे ले गए हुए थे। ये इनके मार्च की अदादो शुमार थे। तो बात यह है कि जब आप इतना ज़्यादा अपनी कारकर्दगी को गिरा दें और इतनी नाअहली और इतनी करप्शन शो करें, तो अगर आप थोड़ी सी भी उसमें किसी वजह से इम्प्रूवमेंट आती है तो वो निस्बतन बेहतर लगती है। अब ये जितने अदादो शुमार आपको गवर्नमेंट गिनवाती है कि जी 100% जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ गई, 100% फलानी चीज़ बढ़ गई, ये अपनी पिछली साल की बुरी कारकर्दगी से कंपेयर करते हैं। अगर आप 2018 की कारकर्दगी से कंपेयर करें, ना आज आप उस GDP ग्रोथ के रेट पे हैं, ना आज आप उस इन्फ्लेशन के रेट पे हैं। आप कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा लें, आप अभी तक 2018 को बीट नहीं कर सके। पिछले 3 सालों में जो है हमारी जो एक बेसिक मयार है किसी भी मईशत को देखने का, जो फ़ीकस आमदन होती है, वो 2018 तक जो है वो मुश्किल से पहुंची है, बल्कि कम ही रही है पिछले 2-3 सालों में। तो ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं ये आपको बड़ी क्लियरली दिखाते हैं कि हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, और जो अवाम है ना, हुकूमत की कारकर्दगी पता चलती है अवाम के क्या हालात हैं। अच्छा, वो कहते हैं ये दोनों चीजें डिफरेंट है। जनवरी की जो वो कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिफरेंट रखें और महंगाई को डिफरेंट रखें, क्योंकि दुनिया में महंगाई है तो वो तो हम एक इफेक्ट झेल रहे हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत डिफरेंट है। हाँ, इसको आप काउंटर करें ना। देखिए यकीनन दुनिया में महंगाई जो है वो ऊंच नीच आती रहती है। ये नहीं हो सकता कि आप इकोनॉमी एक तरफ रख दें और महंगाई एक तरफ रख दें। अवाम के मसाइल जो हैं वो आप सबसे पहले तो आपकी वो तरजीह होनी चाहिए। इस वक्त सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो चीज़ होती है जो बेसिक चीज़ जो हर घराना अशिया यूज़ करता है, उसकी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 20% है। ये पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है, माजी करीब है, उसमें हमने कहीं भी नहीं देखा। हम लेकिन ऐसा ही है, अमेरिका की भी इन्फ्लेशन इस वक्त पिछले 40 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ चुकी है। किसकी? अमेरिका की जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 40 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ चुकी है। मैं माजरत के साथ 2-3 बातें कंपेयर करूंगी। पहली बात यह है कि हम अमेरिकन से और उनकी इकोनॉमी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर अगर आपने करना ही है कंपेयर, तो अमेरिका के अंदर इस वक्त डेली जो है वो 10 लाख से ऊपर कोविड केसेस जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तमाम जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो डायरली इम्पैक्टेड है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से, हमें अगर आप एक्चुअली इसका एनालिसिस करें तो पिछले 2 सालों में जब कोविड है, पाकिस्तान को तकरीबन 2 से 3 अरब जो है वो डॉलरों का फ़ायदा पहुंचा है। हमारी लोगों ने जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मुमालिक हैं, उन्होंने हमारे जो कर्जे हैं उनको डिले किया, उनको डिफ़र किया, हमें इकोनॉमिक एड आई है। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो पिछले 2-3 सालों में कोविड की वजह से बेहतर हुआ है। तो हमारे ऊपर उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कोविड का इम्पैक्ट नहीं आया। और
जी, और देखें और उस कोविड की वजह से जब दुनिया के ऑर्डर्स कैंसिल हुए तब आके पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर हुई। तो पिछले 2-3 सालों के अंदर जो है कोविड ने हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ठीक है, अब अगर ये तमाम मामला इतने ख़राब हैं तो मरियम साहिबा का बयान था कि अब हमें हुकूमत को हटाने के लिए हर कीमत पर हर हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हरबे कौन से हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हर हरबा आप लोगों का नाकाम ही हुआ है अब तक। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत जब पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत होती है, वैसे तो देर ऑन थिन आइस, इनकी बहुत कम मेजॉरिटी है, चंद नंबरों से है, लेकिन हम किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से जो है वो गवर्नमेंट नहीं गिराना चाहते। जो लीगल हमारे पास एक रास्ते मौजूद हैं, एक ये है कि पब्लिक प्रेशर है और दूसरा ये है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बड़ी सीधी कहानी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नंबर्स के ऊपर होता है। जिस पॉइंट पे मतलब हमें देखें, जो इत्तेहादी होते हैं हुकूमत के, उनकी भी मजबूरियां होती हैं। उनके कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे उनको डेवलपमेंट वगैरह की ज़रूरत होती है, तो आप देखते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ अलाइंड रहते हैं। जिस पॉइंट पे हमें ये महसूस हुआ और इत्तेहादियों ने भी गिव अप कर दिया, हमारे नंबर्स बेहतर हुए, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो सेंटर में हो, हम बिल्कुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक है जी। और जहां तक पब्लिक प्रेशर की, शहज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, कता कलामी की माजरत, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आप में से कितने लोग हैं आजकल जिनकी सारी तवज्जो जो है वो है मरकूज या सीवी बनाने पर, या जॉब सर्च करने पर, या आइडिया सोचने पर? कौन कौन क्या क्या कर रहा है ये ज़रा हमें बताएं, क्योंकि आज से हम एक थीम का आगाज़ करें अपने प्रोग्राम में और हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस जॉब्स, या जॉब्स वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपने कारोबार करना है और आप चाहते हैं कि कारोबार शुरू करें, तो उसके लिए किस माइंडसेट की ज़रूरत होती है? क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी इंसान में होनी चाहिए कि वो कारोबार क्या होना चाहिए शुरू कर सके? किस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? क्या स्किल्स चाहिए होती हैं? और कारोबार करने का तरीका क्या है? तो आप लोगों से और वैसे क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि आप जॉब नहीं कर सकते? आप जॉब नहीं, वो होता है ना कुछ लोग, या आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिल्कुल ये होता है। तो ये बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट हम लोगों के बारे में दे देते हैं, या वो खुद ही कह देते हैं भाई मैं नौकरी पेशा नहीं हूँ, मैं नौकरी वाला नहीं हूँ, मैं नहीं 8-9 से 5 कर सकता। तो ये कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको 9 to 5 या बॉस बनाते हैं? बिल्कुल, तो आपके सामने हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। कॉल कीजिए और आप बताइए कि जी नौकरी और मुलाजमत में क्या चीज़ बेहतर है। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ बेहतर है, नौकरी करनी चाहिए या मुलाजमत जो के बजाय बिज़नेस को तरजीह देनी चाहिए? और क्या बिजनेस करना हर एक के बस की बात है? और अगर आपको या उसके लिए खास खूबी चाहिए, नाम के आगे मेमन आना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं, सीनियरिटीज जो हैं वो बहुत बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन हैं। पठान जो वो ट्रेडर्स बिल्कुल जबरदस्त आगे हैं पुराने वक्तों से, वो तो उनके तो खून में रचा बसा हुआ है वैसे। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि बिजनेस में आगे हैं। तो क्या उनके ब्लड में कोई ऐसी बात है? काशिफ खान साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। काशिफ भाई, क्या हुआ? बिजनेस करने से पहले ही आपने तो सब अपनी आवाजें बंद कर दी, ये क्या हुआ? काशिफ भाई हिसाब किताब कर रहे होंगे। काशिफ साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। जी काशिफ साहब, बताइए आपका क्या ख्याल है कि बिजनेस करना बेहतर है या नौकरी? मेरे ख्याल में आजकल के जैसे हालात हैं तो नौकरी जो है वो आजकल के हालात में मैं प्रेफर करूंगा नौकरी को ही ना। बिजनेस जो है वो सूटेबल नहीं है आजकल के हालात में। अच्छा, वजह? वजह एक तो ये आपको जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, एक तो ये वजह भी है। दूसरी जो पेंडेमिक चल रहा है इसके ये भी एक वजह है। पेंडेमिक यानी सस्टेनेबल नहीं है बिजनेस में कोई भी। ठीक है। जॉब भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब जो है उसको प्रेफर किया जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब में तो काम वाम करना नहीं होता। आजकल तो अब हुकूमत, ये मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्तों में, ये मैं खबर दे रही हूँ, हुकूमतें आने वाले वक्तों में कोई ऐसा हरबा निकालेंगी, कोई ऐसा रूल वूल निकालेंगी कि ये गवर्नमेंट इदारे जो भरे पड़े हैं लोगों से, नफरी जो उधर पूरी तैनात होती है ना, उनको छुट्टी कराएंगे। वो तो भर्ती इसीलिए किए जाते हैं कि हमने, लेकिन इस हुकूमत का तो कम से कम माइंडसेट जो है वो डिफरेंट है। वो कहते हैं हुकूमत जो है वो नौकरियां देने के लिए नहीं है, वो साजगार माहौल पैदा करती है। अब तो खैर 2 साल तकरीबन
1.5 साल बिल्कुल, लेकिन ये मामला है जी। तो आपको लगता है नौकरी करनी चाहिए, ठीक है। आपने कभी कोई बिजनेस करने की कोशिश की जिंदगी में? जी बिजनेस मेरा था, मेरी शॉप थी ये। अच्छा। जी हाँ, मैं शॉप था, ये जो किराना स्टोर होता है, जनरल स्टोर। हाँ, बड़ा कमाल का काम है वो तो भाई, हर घर की जरूरत होती है। बिल्कुल। हाँ जी, तो ये यानी इफेक्ट हुआ मैं भी कोरोना की वजह से। तो उसके बाद से जो है वो मेरा जो है वो माइंड शिफ्ट हुआ जॉब की तरफ से। अब आप नौकरी कर रहे हैं? अभी मैं लाइक वही आप जो बात कर रहे थे, अभी मैं लाइक स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, फिलहाल ढूंढ रहा हूँ नौकरी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे सर, ऑल द बेस्ट। हमारी दुआएं भरपूर आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। साहब इस्लामाबाद से बात कर रहे थे कि जी किस तरीके से उनके काम को, इनके ख्याल में गवर्नमेंट जॉब जो है जी वो बेहतर है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का तो सिलसिला ये है ना कि हम सब काम करना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ये तो हमारी ही गवर्नमेंट जॉब का वाला से कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए क्या ख्याल है आपका, नौकरी या बिजनेस? सर बिजनेस। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर मेरी थोड़ी सी बात आप सुन लेंगे? जी जी जरूर, मौजू पर ही होनी चाहिए। मैंने 3 साल पेप्सी में मार्केटिंग की है और 2 साल नेस्ले में। हाँ। तो सर मेरा एक्सीडेंट हो गया जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया उस दिन। हाँ। सर 12 दिन कोमे में रहा, 2 माह कोमे में और 12 दिन वेंटिलेटर में रहा। मेरे दिमाग की ना सर्जरी हुई है सर। अच्छा अच्छा। वो आप उस कंपनी रखती नहीं, तो कंपनी कहती है कि आप बैठ के करने वाला काम करो। सर कारखानों में, फैक्ट्रियों में मजदूरी वाला काम नहीं होता सर। 2 मरतबा कामयाब जवान प्रोग्राम में अप्लाई कर चुका हूँ। पहले कोविड की वजह से कैंसिल हो गया, तब फिर किया। तो सर किस चीज के लिए कर रहे थे आप कामयाब जवान में अप्लाई? मतलब किस चीज के लिए लोन मांग रहे थे? बिजनेस आइडिया क्या था आपका? मैडम मेरा बिजनेस आइडिया ये है कि ना मैं अपनी कोई आइटम बनाऊं, मेरा बिजनेस आइडिया है। तो वो आइटम बना के आगे मैं डिस्ट्रीब्यूशन दूं। तो मेरे अच्छा, कुछ बनाकर, वो क्या बनाने का आपने सोचा हुआ है? सर वो ऑन एयर नहीं बता सकता, तो अच्छा, आपको इंशाल्लाह पूरी बताऊंगा। चीज बना रहे हैं क्या? चले ठीक है, आप फिर एक काम कीजिए, हम इस पूरे हफ्ते 11 बजे इसी पर बात करेंगे कि कैसे आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो। अगर आपके पास बहुत कम स्किल है, बहुत कम पैसा है, तो किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, देखें आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। इसामुल हक साहब गुजरावाला से हमारे साथ मौजूद थे। सलमान अली लाहौर से, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सलमान साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप दोनों का प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आप दोनों के बहुत अच्छी ड्रेसिंग होती है और बहुत मैं इम्प्रेस होता हूँ आप लोगों से। अरे बहुत शुक्रिया, बस सर दुआओं में याद रखा करें। और बताइए, नौकरी या कारोबार? मैडम आजकल जो सूरत हाल बनी हुई उसमें तो नौकरी बेहतर है। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मगर बिजनेस दिन ब दिन हमें सारी कॉलें में से उल्टी आ रही हैं। जो बिजनेस करता था वो नौकरी पे जा रहा है, जो नौकरी करता है वो कह रहा है बिजनेस करूंगा। किसी हाल में खुश नहीं है भाई। अच्छा बताएं वजह क्या है? वजह सर ये जो सूरत हाल आजकल वापस आ रही है, दिन ब दिन कारोबार की सूरत हाल वापस आ रही है, बजाय आगे जाने के पीछे आ रही है। सही। तो अब आप अपने बिजनेस को किस चीज का बिजनेस करते हैं? स्वीट एंड बेकर्स का। अच्छा, वाह क्या बात है भाई। तो क्या बेकरी में कौन सा आइटम है सर, बताएं ना जरा। बिस्किट, केक, डबल रोटियां, ये सब तो बिक रहा होगा? बिस्किट, केक, डबल रोटियां, मिठाइयाँ, एवरीथिंग। क्या तो ये आपकी एक ही ब्रांच है? जी फिलहाल एक ही ब्रांच है लाहौर में। तो अब इसको बढ़ाना कैसे है, उसके बारे में आपने सोचा कुछ कि कैसे मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ? बढ़ाना तो चाह रहा हूँ, मगर आजकल लोगों की पावर नहीं है परचेजिंग की। सर अब आप, हमारी थीम यही है कि हम बताएं कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। ये देखते रहिएगा, हो सकता है आपको इससे अफाका। हमारा पूरा हफ्ता एंटरप्रेन्योरशिप वीक चल रहा है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, इस्लामाबाद से कॉल कर रहे हैं हमें, जहांगीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जहांगीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच जी। बस आपका क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी में, नौकरी या कारोबार? मैं खुद तो मुलाजिम पेशा हूँ। आई बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग ईयर्स, लेकिन और उसकी वजूहात एक तो मेन ये है कि जब आप नौकरी करते हैं तो जॉब सिक्योरिटी आपके पास होती है। यू नो एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट समथिंग, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी वाइज तो इट्स अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप बिजनेस देखेंगे तो तिजारत वाइज जो है इसको अल्लाह ताला ने भी पसंद किया है, और उसकी वजह यह है
कि सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पे आपको तवक्कुल होता है, अल्लाह पे तवक्कुल, कि यू हैव नो सिक्योरिटी बट यू नो टुमारो यू विल गेट समथिंग। और दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं व्हाटएवर, आपका टाइम, आपका पैसा, वो आप अपने लिए करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज बेसिकली आप अपने लिए भी करते हैं एंड यू जनरेट जॉब्स। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं होते, आप एम्प्लॉयर बनते हैं, आप 1 से 2 से 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या अपना कारोबार है, वो ज्यादा जरूरी है। बदतर है। आप जितने आप इवन रिलीजन में देखें, जितने पैगंबर है उस जमाने में गुजरे हैं, तमाम का अपना कारोबार था। जिन्होंने आप कब शुरू कर रहे हैं अपना कारोबार? मेरा आई हैव अ प्लान टू स्टार्ट माय करियर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जी जबरदस्त, क्या प्लान है, बताएं कुछ। थोड़ा सा तो आइडिया शेयर करें ना, कुछ तो बताएं। 2-3 प्लान्स हैं। हाँ, 2-3 प्लान्स हैं। ऑफ कोर्स आई हैव एक कंसल्टेंसी के हवाले से है, एंड देन आई आल्सो गोइंग टू फूड इंडस्ट्री प्रॉब्ली, वो भी मेरा ख्याल है। स्कूल इंडस्ट्री देखें, स्कूल भी इंडस्ट्री बना हुआ है इस पे, क्या बात है, लेकिन सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सही है, बिल्कुल। हाँ, ये प्लान है बिल्कुल। और हमारी सीरीज देखते रहिए। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर है हमारे साथ फैसल कुरैशी साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। बताइए जी, नौकरी या कारोबार? सर जी, इस वक्त तो दोनों ही नहीं है, घर बैठा हुआ हूँ। फिर क्या करना है? फिर घर बैठ जाइए, घर बैठ जाइए। सोचना है आपने कि भाई करना क्या है आगे। अभी बस यही है जी कि मैं तो ट्रैवल एजेंट हूँ, लेकिन हमारा आपको पता है हमारी ट्रेड आजकल बिल्कुल ही बैठी हुई है। तो आपकी ट्रैवल एजेंसी पाकिस्तान के अंदर ज्यादा आप लोग टूरिज्म फरोख्त दे रहे हैं या बाहर के ममालिक की? नहीं, हम ज्यादातर ये बाहर के ममालिक करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। लेकिन आपको पता है कोरोना की वजह से आजकल इतनी ट्रैवलिंग नहीं है लोगों की। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है यही। अब आपको क्या करना चाहिए फिर? आपने क्या सोचा? बस अभी सोच ही रहे हैं, ये आइडियाज देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जिस तरह भी बताया है। ठीक है, ठीक है। इन्होंने बस आप सीरीज देखते रहिए हमारी, फिर इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कराची से कॉल नहीं आई है? एक छोटा सा कराची में कारोबार चल रहा है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा। एक काम करते हैं, एक वक्फा लेते हैं, बाकी कॉल्स भी लेंगे बाद में। और हमारे जो आज के हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने वाले जो गेस्ट हैं उनसे भी बात करते हैं और आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज जारी है वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, और हमने जो है वो इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना है कि किस तरीके से पाकिस्तान में लोग या तो नौकरी करते हैं या फिर कारोबार की तरफ जाना चाहते हैं। अब इनमें बैलेंस है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो कौन है जी? हमारे साथ है जी, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे। बिल्कुल, फरहान जमील साहब हैं, जो कि बड़े ज़बरदस्त ट्रेनर हैं बिजनेस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बड़ा मोटिवेट करते हैं लोगों को, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उनका पैशन है कि वो लोगों को उम्मीद दिलाएं, उनको एनकरेज करें। ये उनकी बायलाइन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज़ हमें बड़ी नुमाया नजर आई कि वो जो काम करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, और बाय प्रोफेशन जो है वो खुद भी कारोबारी शख्सियत है। फरहान जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। फरहान साहब, अभी हमने जो है वो मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन कॉल्स पर बात की और अभी भी फ़ोन कॉल्स हम लेते ही रहेंगे। लोग जो हैं वो ज़रा कंफ्यूज हैं, तजब्जुब का शिकार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हालात ऐसे हैं कि जी हमें नौकरी ही बेहतर सूट करती है क्योंकि महीने के पैसे आ जाते हैं, और आजकल हालात इकनॉमिकली ऐसे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई कारोबार कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इन हालात में कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए। आपका अपना क्या एनालिसिस है, नौकरी या जो कारोबार, दोनों में से किस रास्ते पर जाना चाहिए? देखिए आपका क्वेश्चन था नौकरी या कारोबार। मैं आपको एक बात, इससे पहले मैं आपको अपनी राय दूं। अल्लाह ताला ने कहा है आई एम व्हाट माई स्लेव थिंक्स आई एम। मैं बिल्कुल वो हूँ जैसे एक इंसान मेरे बारे में सोचता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कारोबार करना चाहिए और मैं कारोबार करूँगा तो ही मैं कामयाब हूँगा, तो यस, आपको कारोबार ही करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं जॉब करूँगा और जॉब एक सिक्योर है और मुझे कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, तो यस, आप जाके जॉब कीजिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में मैंने देखा है लोगों को, वो नौकरी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, उनसे पूछते हैं आप ये नौकरी क्यों कर रहे हो यार, कोई चेंज क्यों नहीं कर लेते, बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? तो वो कहते हैं यार यहाँ पे बड़ा सुकून है, काम नहीं करना पड़ता, आराम से थोड़ा बहुत काम किया वो चल जाता है। सरकारी इदारे क्या है, आप अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। हाँ, सरकारी इदारे भी, प्राइवेट भी काफ़ी इस तरह के लोग हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप अपनी पूरी एफर्ट पुट करें और आप अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को
वो काम करके दिखाएं जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो आपसे, और आप उसको बहुत बेहतरीन करके दिखाएं, तो फिर जॉब भी आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ होती रहेगी, आप प्रोग्रेस करते रहेंगे। दूसरी तरफ आपका बिजनेस ऑल्सो रिक्वायर्स द सेम थिंग। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि यार इस बिजनेस का इतना स्कोप नहीं है, तो छोड़ दीजिए, वो उसमें नहीं है स्कोप। आपका माइंडसेट सबसे बड़ी चीज़ है आपके बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। और माइंडसेट में एक एलिमेंट मैं आपको बताता हूँ जिसको आप हर एक एस्पेक्ट पे ले जाएं और वो माइंडसेट आपको हेल्प आउट करेगा, और वो है करेज। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि जब आप फेल भी हो रहे हैं तब भी आप उसको कंटिन्यू रखें। देखिए हमारे पास अभी आपने किसी से बात की तो उन्होंने कहा था कि मैंने बिजनेस किया, मेरा बिजनेस फेल हो गया तो मैंने क्विट कर दिया और अब मैं नौकरी की तरफ जा रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, जो लूज़र है, जो एक दफ़ा हार जाता है, मैं तो ये इस परसेप्शन को इतना गलत समझता हूँ कि आप एक दफ़ा हार गए, अब आप लूज़र नहीं हैं, नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, अभी रिसेंटली हमारा वर्ल्ड कप हुआ T20, उसमें बाबर आजम वाज द फर्स्ट टाइम एवर कि वो आपके कैप्टन बने और उन्होंने आपको लीड किया और अपनी वो टीम को आगे लेके चले। वो भी तो हार गए वर्ल्ड कप। तो आप क्या कहेंगे, इज ही अ लूजर? अब दोबारा आपने उसको कभी कैप्टन नहीं बनाना। नहीं, नाउ ही इज एक्सपीरियंस्ड पर्सन, नेक्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड पर्सन। सेम एज आप एक बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस आपका नाकाम हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस नाकाम ही होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप एक नया बिजनेस करेंगे उसके अंदर नाउ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो बिजनेस की डोमेन बदल जाएगी ना। मिसाल के तौर पे जो हमारे साथ करियाना स्टोर वाले हजरत थे, उन्होंने कहा मैंने ये डाला लेकिन चल नहीं रहा तो वो मैं बंद कर रहा हूँ। अब अगर दूसरा ही करियाना स्टोर ही खोलना है उन्होंने, तो फिर तो एक्सपीरियंस तो होगा, लेकिन लोग कहेंगे भाई एक फेल हो गया तो तुम दूसरा क्यों खोल रहे हो। उस काम को करने का कोई बेहतर तरीका भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, हो सकता है लोकेशन बदल दें अपनी या कुछ इस किस्म का, लेकिन दूसरी डोमेन में भी जा सकते हैं, कोई कंसल्टेंसी कर सकते हैं या इस किस्म का कुछ और सिलसिला कर सकते हैं, तो फिर उधर तो एक्सपीरियंस ना हुआ। देखें, आप कोई भी बिजनेस करें ना, आप बेशक एक किराना स्टोर चलाएं, आप कोई भी बिजनेस करें, आपको कुछ स्किल्स लाजमी आनी चाहिए, और वो स्किल्स ऐसी हैं जो आपको किताबें नहीं सिखा रही। उसमें नेगोशिएशन स्किल्स हैं, उसके अंदर आपकी मार्केटिंग स्किल्स हैं, उसके अंदर आपकी सेल्स स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट आपसे क्लेम क्या कर रहा है। जैसे अभी आपने कॉल ली, उन्होंने कहा कि मैं स्वीट्स बेच रहा हूँ लेकिन लोगों में बाइंग पावर नहीं है। आपको पता है कि लोगों में कितनी बाइंग पावर है इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। हो सकता है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट इतनी बेहतर नहीं है कि लोग आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बाय करना चाहें वो आपसे। तो कुछ एलिमेंट्स मार्केट का एनालिसिस करके देख लेंगे कौन सी सबसे अच्छी स्वीट्स बना रहा है, तो उसके साथ जरा वैरायटी और इंट्रोड्यूस करा लें, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो माइंडसेट की हमने बात की, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जी, आपकी तरफ में आता हूँ। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद फिर आपकी तरफ भी आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला से बात करें आप। जी कैसर साहब, बिजनेस या नौकरी? आपके प्रोग्राम में शामिल होने का दिल था, मैं क्या चलिए बात कर लेते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपका दिल था तो हमारा भी दिल था जी, क्या बात है। बताइए, बिजनेस या नौकरी किसको चुनना चाहिए? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप बात आपने छेड़ी है कारोबार या नौकरी, तो इसमें ये है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो सुबह नौकरी करते हैं, शाम को बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दोनों से माइंड सेट जिनका बना हुआ है। सही। तो मैं तो उनको सबको यही मशवरा दूंगा कि आजकल सिर्फ सियासत बेहतरीन कारोबार है, अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहें, सियासत में आ जाए, सबसे अच्छा कारोबार ये कारोबार ही बन गया है ना, इसीलिए तो हमारे मुल्क का ये हाल है। ये खिदमत से कारोबार बिजनेस इस तरह है कि बिजनेसमैन जो आदमी है वो सुबह से शाम तक 24 घंटे बिजी रहता है, हालांकि जो जॉब वाले हैं वो तो 8-10 घंटे जॉब करते हैं। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि जॉब भी करें और साथ साथ दोनों करें। ये क्या पॉसिबल है या नहीं, हम ये पूछते हैं फरहान साहब से। इजहारुल्लाह साहब है, उनकी भी कॉल ले लेते हैं, रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। जी इजहार साहब। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। इजहार रावलपिंडी से। जी इजहार, क्या करते हैं आप? जी, मैं तो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा हूँ। क्या बिजनेस करते हैं? CCTV कैमरास। अरे क्या बात है, जबरदस्त। और चल रहा है? जी सही ठीक ठाक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख करम। कोविड का कोई असर तो उस पर नहीं हुआ? लोगों ने CCTV कैमरे तो नहीं उतार दिए घर से? नहीं उतारे तो नहीं है, लेकिन जो कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम थोड़ा मसला हुआ था। सही। अच्छा, मतलब लेकिन आपने कभी नौकरी करने का तो नहीं सोचा कि भाई नौकरी कर लो? चलो, हमारा अपना कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फरहान साहब जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। आप कोई आयत सुना रहे थे। मैं आपको ये बता रहा था कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है कि गौर करो
आप जब गौर करते हैं तो आपको सारे एलिमेंट नज़र आ जाते हैं कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन सी कमी है जिसकी वजह से आपका बिजनेस प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहा। हो सकता है आपको टीम मैनेजमेंट ना आती हो सकता है आपको सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, आपके एक्सपेंस आप ज़्यादा कर देते हैं और आपके वो सोर्सेज, वो इन्वेस्टमेंट जहाँ से आपको आपने पैसा कमाना है, हो सकता है आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उस तरफ आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करते। आप गौर करें तो आपको सारे रास्ते नज़र आ जाते हैं। तो अगर माइंडसेट की हम बात करें तो एक चीज़ आपने बताई करेज, कि वो करेज होनी चाहिए। उसके अलावा माइंडसेट में अगर आप कुछ और डोमेन्स बता सकें हमारे नाजरीन के लिए। जी, आजकल एक ट्रेनिंग सर बड़ी इन है एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी शुड गो ऑन यूट्यूब माइट बी और उसको सीखें। वो है लर्निंग हाउ टू लर्न। आप ये सीखें कि सीखते कैसे हैं। अगर आपने ये सीख लिया, एक ये ट्रेनिंग है विच इज़ वेरी फेमस नाउअडेज। अगर आप ये सीख लेते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे सीखनी है, सर आप यकीन करेंगे आप कोई भी काम करेंगे आप उसके अंदर डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, इसीलिए देखें जितने भी बड़े जो कामयाब हो गए उन्होंने कहा था जी सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। फिर जब आप सीखना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसके बाद जो भी करेंगे आप उसके अंदर आप उसको सीखते जाएंगे और आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके अलावा एक और काम बड़ा इंपॉर्टेंट आपको चाहिए आपके माइंडसेट के अंदर, वो है हाउ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फोकस। आपने किसी काम पे डिटर्मिन कैसे होना है। आज के दौर में आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, आपके पास आपके मूवीज आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं। अच्छा, लेकिन इसी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कारोबार भी कर रहे हैं, हो सकता है मतलब फेसबुक पर बिजनेस चल रहा है, इंस्टाग्राम पर लोग इंटरनेशनल ऑर्डर्स दे रहे हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन को और अगर आप इसी डिस्ट्रैक्शन को कन्वर्ट कर लें अपने प्रोडक्टिव एक्ट के अंदर, तो वही आपके लिए काम कर जाएगा, वही आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें ढूंढनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके 3 पर्सपेक्टिव हैं सर। एक है स्टूडेंट साइड के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरा है ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं, तीसरा है जो ऑलरेडी लोग बिजनेस कर रहे हैं। स्टूडेंट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो लोग कहते हैं कि अभी आप डिग्री कर रहे हो, अभी आपने मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया, अभी आपका सारा फोकस आपकी स्टडीज़ पे होना चाहिए। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके पास जो बाकी टाइम बचता है वो सारा टाइम दे आर स्पेंडिंग यूजलेस काम करने के ऊपर। आप थोड़ा सा, मेरा ख्याल है टीचर शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें कहें कि यार कहीं से कुछ शुरू कर लो। देखिए आप चाहे उनको ये कहते हैं कि यार तुम अपना बिजनेस शुरू करो 5000 से, 5000 का बिजनेस करके 5 लाख का लॉस तो नहीं होगा ना, 5000 का लॉस होगा। एक प्रोडक्ट से शुरू करें, तुम जाके जरा मार्केट एक्सप्लोर करके आओ कि बाइंग कैसे की जाती है, सेल कैसे किया जाता है, लोगों को कन्विंस कैसे किया जाता है, निगोशिएट कैसे किया जाता है। तो मेरा ख्याल है अगर हम छोटी एज में बिजनेस को समझना शुरू कर दें अलॉन्ग विद डिग्रीज, ऐसा नहीं है कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री आपको पूरा एक सेंस ऑफ लाइफ सिखाती है, प्लस ये कारोबार आपको पैसा कमाना सिखाता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको सिखाता है और आपकी बिल्ड करता है। ये हो गया। सेकंड, वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से बात की है कि यार आप जॉब कर रहे हो, डू यू वांट टू डू समथिंग बाय योर ओन। हमेशा वो कहते हैं हाँ यार 2 साल मैंने और मजीद जॉब करनी है, उसके बाद मैं बिजनेस की तरफ आ जाऊंगा। मैं कहता हूँ यार ऐसे नहीं हो सकता कि तुम इसको ऑप्शन नहीं समझोगे, ऑल्टरनेटिव नहीं है कि या आप जॉब करोगे या आप बिजनेस करोगे। होगा क्या, अगर तुम्हारा 2 साल के बाद एक बिजनेस करने का प्लान है तो तुम आज जॉब के साथ ही एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर लो, पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करो, यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट बिजनेस फॉर 1 hour ओनली। मैंने खुद ये काम किया। अच्छा देखें, अब कुछ तो बातें होती है ना, सिर्फ बातें कर रहे हैं, करना मुश्किल है। मैंने खुद किया अपनी लाइफ के अंदर। 2017 तक मैं जॉब करता रहा। 2017 में आई डिसाइडेड आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस। सर मैं अपने बिजनेस को आई यूज्ड टू गिव ओनली 1 hour, पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा, वो भी जॉब से वापस आके वहां पे। अच्छा बिल्कुल हुआ। और फाइनली तीसरा पर्सपेक्टिव भी बताइए हमें, जो तीसरा 3 पर्सपेक्टिव आपने बताने थे ना, जो तीसरा क्या है। तीसरा मैं आपको बता रहा था कि आपका एक बिजनेस ऑलरेडी आपका चल रहा है, बिजनेस आपका चल रहा है, उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको सर लर्निंग आपको चाहिए होगी। वो आपका स्टूडेंट साइड के ऊपर आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जॉब साइड के ऊपर आपको पार्ट टाइम करना पड़ेगा, बिजनेस साइड के ऊपर यू नीड टू लर्न मोर, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कहाँ पे चीज़ें कम है। अगर आप ये तीनों में से जो भी लोग हैं सिर्फ अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली वो आइडेंटिफाई कर लें कि उनको क्या करना है, दे कैन ग्रो, वो बड़े आराम से कर सकते हैं। और एक और बात, इन तीनों से अगर आप पूछेंगे वो आपसे कहेंगे कि बिजनेस क्यों नहीं करते, तो वो आपको कहेंगे पैसा नहीं है। हाँ, ये मुगालता भी हमने दूर करना है, ये मुगालता भी हमने दूर करना है कि पैसा नहीं है। वो जो फ्रेमवर्क है बिजनेस करने का, वो भी हम आपको इस पूरे जो वीक में हमारी जो थीम है उसमें बताएंगे और ये मुगालता भी आपका दूर करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फरहान जमील साहब, आपने वक्त दिया। अच्छा, जाते जाते एक और बात हम बड़ी कर दे, अहम पावर की बात। वो बेसिकली होता क्या है कि हर शख्स ये चाहता है कि भाई उसकी मर्जी हो,
हाँ, और मतलब उसके पास मर्जी की पावर हो ना कि भाई अगर नौकरी कर रहा है तो भी उसकी मर्जी होनी चाहिए, और अगर वो कारोबार कर रहा है तो उसमें भी मर्जी होनी चाहिए, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं करना चाह रहा और खा पी सकता है तो फिर भी उसकी मर्जी होनी चाहिए, उसके पास ये पावर हो कि वो डिसाइड करे अब मैंने नौकरी भी नहीं करनी और कारोबार भी नहीं करना, घर बैठूंगा। मर्जी की जो पावर है ना, ये बड़ी चीज है। अच्छा, अब मर्जी अगर आपको चलानी है तो आप यूफोन 4G के यू पावर कार्ड्स के साथ अपनी मर्जी चला सकते हैं। और उसका तरीकाकार क्या है? बहुत सिंपल सा तरीकाकार है, कहीं और आपकी मर्जी चले या ना चले, ये जो यू पावर है ना, उससे आपकी मर्जी बिल्कुल चल जाएगी। तो आप अपनी मर्जी का 30 का या 60 का या 100 का कार्ड, तीनों आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अपनी मर्जी का इसमें से आप कार्ड लगाएं, अपनी मर्जी का बंडल चूज करें, हाँ। और बस यू पावर लगाकर अपनी मर्जी करें, चलाते रहें। यू पावर लगा, अपनी मर्जी चला जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, सर्दियों का मौसम हो तो लोग मुख्तलिफ खानों की तरफ चले जाते हैं। कोई फ़िश की तरफ बहुत ज़्यादा जो है रुझान हो जाता है लोगों का। कुछ लोग कहते हैं यखनियाँ और सूप पीने चाहिए, बहुत सारे फ्लूइड्स लेने चाहिए ताकि आपको अंदर से गर्म रखा जा सके। ख़ास तौर पे जो इलाके जो बहुत हमारे हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर सख्त सर्दी होती है, वो लोग कहते हैं सूप और यखनी का दबा कर इस्तेमाल करें। अब सूप जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, इस पर हमने करनी है आज बात। बिल्कुल, और सहर चावला न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सहर। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या सर्दियों में ही सूप को दबाकर पीना चाहिए या गर्मियों में भी सूप पी सकते हैं? मैं तो इस मिसकंसेप्शन को दूर कर रही हूँ और बिल्कुल करना चाहती हूँ कि सर्दियों और सूप को एक दूसरे से सिर्फ मुंसलिक नहीं होना चाहिए। हमारी डेली रूटीन, हमारी जिंदगियों को सूप को हमारा किचन एसेंशियल होना चाहिए। मैंने रिसेंटली अभी इस पर पॉडकास्ट भी किया था कि यखनी की कितनी अफादियत है। स्टार्ट करते हैं सूप्स में सबसे पहले यखनी से, और यखनी से सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट यखनी से स्टार्ट करूंगी, देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी से। देसी मुर्गी मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं नाज़रीन को ये बताती चलूं कि जब हम यखनी के सूप की अफादियत की बात करते हैं तो इससे ज्यादा मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम किस चीज का यखनी पिए, हम मुर्गी की यखनी पिए, बीफ के लिए, मटन के लिए। तो मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि जो आप मुर्गी सेलेक्ट कर रहे हैं वो ग्रेन फेड है या ग्रास फेड है। अगर आप ग्रास फेड मुर्गी जो है वो सिलेक्ट करते हैं, चाहे उसका इंतखाब आप अपने डेयरी के लिए करें, चाहे उसका इंतखाब आप अपने पोल्ट्री यूज के लिए करें, यखनी के लिए करें, वो आपके लिए बेहतर है एज कंपेयर टू ग्रेन फेड। जो आपके पास ग्रेन फेड एनिमल सोर्सेज से जो आपके पास बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, जो मुर्गी आ जाती है, उसमें कंपैरेटिवली उतनी अफादियत नहीं होती है, वो उतने रिच सॉइल पर उनको फीड नहीं किया जाता है। अच्छा। इसलिए यखनी का इंतखाब करें। ना ही सिर्फ ये बेहतरीन यूथ सीरम है, इसके साथ साथ इसमें मौजूद आपके पास कोलेजन हाइड्रोलाइजेट्स, ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकेन, हाइलुरोनिक एसिड, आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि आर्थराइटिस की जो बीमारी है वो सर्दियों में इस कदर जोर पकड़ती है, दर्दें जो है वो जोर पकड़ती हैं, ये उनके लिए इतने अच्छे हैं। दिन में 1 से 2 कप को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये आपके जिस्म में वो सेल्स पैदा करती है जो खुद ढूंढ कर जिस्म में जहां जहां कोलेजन की कमी है उसको रिपेयर करते हैं। और अब जितने भी सूप बताने लगी हूं, जो सब्जियों के सूप हैं, उन सबको भी आपने मटन या देसी मुर्गी की हड्डी की यखनियों में प्रिपेयर करना है, और हड्डियों का आपने वो हिस्सा सिलेक्ट करना है जिसमें कार्टिलेज हो, ताकि आपकी अपनी हड्डियां जो है उससे मजबूत है। मतलब ये कि हर हड्डी के लिए अलग अलग सूप मौजूद है। हर हड्डी के लिए अलग अलग सूप नहीं है, हर हड्डी के लिए सारी हड्डियों वाला सूप है। यानी हड्डियों के जितने पार्ट्स यूज करते हैं, जिसमें हड्डी भी आ जाती है, कार्टिलेज भी आ जाता है, जो नरम वाला हिस्सा होता है, ये जो मैं प्रोटेक्टिव बोन मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ ना, हाइड्रोलाइजेट्स और हाइलुरोनिक एसिड वगैरह, ये कार्टिलेज के हिस्से में होते हैं। तो अगर मटन की यखनी सेलेक्ट करते हैं और आप देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी सेलेक्ट करते हैं बनिस्बत बीफ के, तो आप उससे अफादियत जो है वो ज्यादा उठा सकते हैं, और वो आपकी अपनी हड्डियों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और दर्द की शिद्दत को भी कम करती है जब बॉडी में ये मॉलिक्यूल ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सूप पे। कौन कौन से सूप फायदेमंद है? जितने भी मैं अभी सूप बताने लगी हूँ वो सारे सूप हमारे पास इम्यूनिटी, वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस और जिस्म की गर्माइश और जिस्म को अंदर से मॉइस्चराइज करने के लिए, जैसे सर्दियों में बाहर से स्किन को मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, ये अंदर से भी मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। जिसमें मेरा जो फेवरेट आ जाता है वो आ जाता है काले चनों का सूप। काले चनों को उबाल के उसकी स्टॉक जो है वो अलग कर लें, उसके साथ बेशक आप मुर्गी की यखनी भी मिक्स कर लें, काले चनों का पाउडर निकाल लें, एक आप सॉस पैन लें, उसमें आप थोड़ा सा मेथी दाना लें, जीरा लें, आप उसमें दालचीनी लें, हल्दी
लें, पालक डालें, गाजर, टमाटर, हरा प्याज डालें, उसमें ये स्टॉक और पाउडर डालेंगे। इतना जबरदस्त पावर पैक है आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ये अमृत साबित हो सकते हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज रिवर्सल की तरफ भी लेके जा सकता है, क्योंकि ये चने हैं इसमें और इसमें आपके पास पालक है, ये हाई फाइबर है, आपकी डाइजेशन को भी रेगुलेट करेगा। जिस इंसान की आंतें स्ट्रांग होती है, हाजमा अच्छा होता है, उस इंसान की इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। और ये जितने सूप्स हैं हमारे पास सब्जियों के, ये सब आपकी आंतें और आपका हाजमा जो है इसको स्ट्रांग करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपना लिवर डिटॉक्स करना चाह रहे हैं, गाजर, चुकंदर, पालक, टमाटर, इन सब का मसालों के साथ थोड़ा सा सौते करें, इनका पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को उसके बाद आप थोड़ा सा कुक करें यखनी में, और ये सूप आपका इतना जबरदस्त डिटॉक्स हो सकता है। जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं और जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको मैं स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगी कि वो आपके पास स्प्राउट्स जो हैं, यानी आपके पास जो सीड्स होते हैं पौधों के, जो थोड़े से जर्मिनेट हो जाते हैं, या आपको अच्छे अच्छे ग्रोसरी स्टोर से भी स्प्राउट्स मिलते हैं, कुछ लोग घर में भी स्प्राउटिंग कर सकते हैं। इनको ग्राइंड करें और स्प्राउट्स को डिफरेंट सब्जियों के साथ मिक्स करके, यखनी के साथ मिक्स करके इसका सूप बनाएं। ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बेहतरीन है। जो लोग किडनी के पेशेंट्स हैं वो इस मौसम में कद्दू का सूप पी सकते हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि कद्दू का सूप डिलिशियस नहीं है। कद्दू के सूप को अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं तो आप कोकोनट मिल्क या ओट मिल्क के साथ कद्दू को ग्राइंड करके उसका सूप बना के पी सकते हैं। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क की चीजें आप अवॉइड करें, लेकिन आप उसको अदरवाइज सब्जियों के साथ सौते करके पी सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा, टमी फ्लैट रहेगा, इम्यूनिटी ऊपर रहेगी और आपके ब्लड जो प्रोफाइल लेवल्स हैं, लिपिड लेवल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, ये सब बहुत कंट्रोल्ड रहेंगे। ये जो चाइनीज सूप होते हैं, हॉट एंड सार सूप, चिकन कॉर्न सूप, ये क्या कोई फायदेमंद होते हैं? मैं फिर से बुराई करूंगी, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट्स में जो सूप पीते हैं उसमें इतना MSG डाला होता है। हमारी जो दिन की सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है ना, वो 2300 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जो हम रेस्टोरेंट में चाइनीज सूप पीते हैं जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट और उनकी जो सॉस शामिल होती है, सिर्फ एक सूप सर्विंग जो है आपके पास 3600 मिलीग्राम सॉल्ट आपको दे जाती है। तो आपकी सेहत के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? खुदारा जो सूप है वो घर में बनाइए, उसका स्टॉक भी घर में प्रिपेयर करें, घर में सब्जियां भी मौजूद हैं। इतने मजे की रेसिपीज तो मैंने आपके साथ भी शेयर करनी है ताकि आप सूप से वाकई फायदा उठाएं। और सूप को एज एपेटाइजर मत लें, सूप को अपनी मील की जगह लें, वो आपका पेट भरने के लिए काफी और एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी। सूप्स की अफादियत पर बात हो रही थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। 1971 की अनदेखी दास्तान ख्वाब टूट जाते हैं अब अपने अख्ताम के करीब है। सकूत ढाका पर लिखा गया अमजद इस्लाम अमजद का ड्रामा हम टीवी पर 27 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसमें बांग्लादेश की अलहदगी की वजूहात और 1971 के हालात व वाक़यात पर नज़र डाली गई। मिनी सीरीज़ ख्वाब टूट जाते हैं कि हिदायतकार एहतशामुद्दीन और अदाकारा कुलसूम आफ्ताब आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स रहा इस ड्रामे का, और आखिर में अब जब ये ड्रामा बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है तो कहाँ जा रहे हैं मामलात, क्या जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो आ गया है। और कुलसूम ने इसमें एक गाना भी गाया है। और मुझे तो आगाज वहां से करना है अवैस के आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। और अभी सवाल किससे है, मुझसे या कुलसूम? एहतशाम साहब बिल्कुल आपसे है कि ये इस सारे सिलसिले का याद किया। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। इस सारे सिलसिले की इब्तिदा कहाँ से हुई, वो मोमेंट क्या था और किस तरह से ये आइडिया जनरेट हुआ? क्योंकि वेव्स तो ये बड़ी जनरेट कर रहा है, लेकिन आइडिया कैसे जनरेट हुआ? देखिए जी, आइडिया के पीछे तो काफ़ी वजूहात होती हैं। अब असल में बहुत अरसे से एक ख्वाहिश थी कि इस हवाले से कोई चीज़ की जाए, कोई काम किया जाए, और मुनासिब वक्त के इंतज़ार में थे। मेरा ख्याल है 50 साल हो गए इस वाक़े को, इस सानहे को, तो इससे बेहतर वक्त हो नहीं सकता था। तो मैं तो काफ़ी अरसे से, तकरीबन कोई 10-15 साल पहले भी सोचा था, जब बिल्कुल नया नया आया था इस फील्ड में, लेकिन कुछ हालात ने इजाज़त नहीं दी। दूसरा ये कि शायद वो वक्त नहीं था, ये वक्त था। और इस हवाले से जब अमजद साहब का स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने कहा कि होना चाहिए। और ये सिर्फ एक ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है जो किसी ने उन हालात को सामने रखते हुए किया, बल्कि एक ऐसे शख्स की कहानी है जो ख़ुद उन हालात से गुजरा है।
ये प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन वाइस चांसलर थे ढाका यूनिवर्सिटी के। ये उनकी किताब वेस्ट ऑफ टाइम्स उन्होंने लिखी थी और अयाम असीरी में लिखी थी, जो कि जब उनको ढाका फॉल के बाद जेल हो गई थी और उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में गद्दार करार देकर जेल में डाल दिया गया था। तो वहाँ उन्होंने ये अपनी याददाश्तें मुरतब की और वो लकीली वो उन याददाश्तों को जेल से बाहर लाने में भी कामयाब हुए और उसके बाद उन्होंने 1992 में मेरे ख्याल है ये किताब छपवाई है अपनी रिहाई के 20 साल बाद। तो ये एक बड़ा काम था मेरे ख्याल है, सब्जेक्टिव सच है एक ऐसे साहब का जिन्होंने उस जगह पर रहते हुए इन तमाम हालात को देखा और उन्होंने अपने हालात व वाक़यात पेश किए और नस्लन वो एक बंगाली थे और एक बंगाली पर्सपेक्टिव के साथ हमने इस दफ़ा सोचा कि इसको होना चाहिए और दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ लिखा गया है इस हवाले से और हम पिछले तकरीबन 50 सालों से एक तरह से गिल्ट में थे, क्योंकि इतना कुछ नैरेटिव्स के ख़िलाफ़ और उसके ताल्लुक़ से बिल्ड किया गया। तो हमने कहा कि इस पे बात होनी चाहिए और हमने बात की। और जहाँ तक रिस्पांस का ताल्लुक़ है तो ये ज़रा सा मेरा ख़्याल है कि हिस्टोरिकल एक सेटिंग में एक ड्रामा है और इसकी ऑडियंस अगर मैं सच कहूँ तो अभी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये लोगों की नज़रों से गुजरेगा या वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए लोगों को पता चलेगा इसके बारे में, ये ज़रूर देखेंगे। और इस हवाले से कि ये हमने जो इनिशिएटिव लिया, ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया कि हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे थे कि इस हवाले से जो बातें हुई थी वो बहुत कुछ ऐसा लिखा गया जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ था। बिल्कुल, वो जो नैरेटिव की दुरुस्तगी है वो बड़ी ज़रूरी है। उसी गिल्ट में वो गिल्ट हमें अपने अंदर से खत्म करना है और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं चलो फिर हम अपनी बात नहीं करते। हाँ, फिर उनकी तरफ से उनकी तरफ से जो वो समझते हैं बिल्कुल उनकी तरफ आ जाते हैं। कुलसूम की तरफ आते हैं। कुलसूम, आप कैसे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी थी? जैसे अदाकार ऑन बोर्ड होते हैं मैं भी वैसे ही हुई, लेकिन ये था कि मैं स्क्रिप्ट सुनना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी कि डायरेक्टोरियल अप्रोच क्या होगी और वो एहतिशाम साहब मौजूद हों तो इससे पहले कि आप ये सब चीज़ें मांगें 80% एक्टर और वैसे ही मुतमईन होता है, तो वो थी मेरी तसल्ली एक तरफ। और बकाया जो मामला थे वो जब मैं कराची में नहीं थी जिस वक्त आई वॉज अप्रोच्ड, फिर जैसे ही मैं लौटी हमारी एक मीटिंग हुई और मैं बहुत एक्साइटेड थी। एहतिशाम साहब के साथ काम करने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा। अमजद इस्लाम अमजद साहब की स्क्रिप्ट थी और सबसे अहम बात कि जो मौजू था उस पर किस तरह जाएंगे, क्या होगा, इस सारी एक्साइटमेंट लेकर मैं उस मीटिंग में पहुंची थी। और जब गुफ्तगू आगे बढ़ती चली गई तो सब कुछ फिर होता चला गया, नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, ख्वाब टूट जाते हैं पर बात हो रही है। एहतिशाम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं, और जो बात हम नैरेटिव के हवाले से कर रहे थे उसके हवाले से एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि भारत की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने अपने आप को बेचा ही अपनी बॉलीवुड के ऊपर है और उन्होंने भी बेतहाशा फिल्में बनाई हैं जिसमें अपना नैरेटिव वो दिखाते हैं, कश्मीर का हो या जिसका भी हो। इसी तरह हॉलीवुड की तरफ हम देखें तो उन्होंने भी अपनी फ़ौज को बहुत ग्लोरीफाई किया होता है, उन्होंने भी उस पर बड़ी फिल्में बनाई होती हैं। हम जब अपने किसी फ़ौजी के हवाले से या किसी इस किस्म की कोई फिल्म बनाते हैं तो फ़ौरन लोग कह देते हैं ये तो ISPR का प्रोजेक्ट है, उन्होंने बनवाया, अपनी तशहीर कर रहे हैं। मतलब हम अपने फ़ौजी की कहानी नहीं दिखा सकते या नहीं दिखानी चाहिए, हमें अपनी स्टोरी नहीं सुनानी चाहिए थ्रू फिल्म्स या थ्रू ड्रामाज। आपका इस पर क्या टेक है सर? नहीं, बिल्कुल कहानी तो कहानी है, सुनानी चाहिए, बिल्कुल सुनानी चाहिए। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जी हम अपने फ़ौजी की कहानी नहीं सुनाते, नहीं, हमने सुनाई है अपनी फ़ौजी की कहानी। और मेरा ख्याल है आपके पास ही इतना अच्छा प्ले अभी हमने देखा, अहद वफा। नहीं, एक तबका है ना सर जो इस पे एतराज़ात उठा लेता है, उनके लिए खास पूछ रही हूं।
देखिए जी, एतराज़ उठाने वाले तो बेशुमार आपको मिलेंगे, हर तरह की बात करने वाले मिलेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो वो पेश करते हैं वो अपनी जगह। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सबको ये सोचना ज़रूरी है कि देखें, आप पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो पेट्रियाटिक जो अंसर है वो आपको हर जगह की फिल्म में मौजूद मिलेगा। अब वो चाहे इंडिया हो, उनका अपना स्लोगन है शाइन इंडिया के नाम से, वो हर चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, अपने झूठ को भी सच साबित कर देते हैं अपने नैरेटिव से या अपनी चीज़ों से। बहुत कम ऐसा काम मिलता है जहाँ पे सच देखने को मिलता है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम जब ये पेश करते हैं इस तरह के वाक़यात हालात, तो उसमें कहाँ कैसे जाएंगे, उस चीज़ को लेके कैसे जाएंगे, कैसे उसको कोई सच माने। देखिए, बात सच और झूठ की तमीज़ की नहीं है, बात सिर्फ कहानी सुनाने की है। जब आप कहानी सुनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, अगर उसमें सच मौजूद है, उसके अंदर वो एसेंस मौजूद है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से का नाज़िर जो है वो उससे एसोसिएट करेगा और उससे रिलेट करेगा। बात सिर्फ इतनी होती है कि आप उसको कैसे पेश कर रहे हैं। ह्यूमन सेंटिमेंट्स और ह्यूमन इमोशंस जहाँ होंगे वहाँ वो चीज़ इस कहानी में और पेश करने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल। इस कहानी में कुलसूम जो है उन्होंने अदाकारी तो की, लेकिन कुलसूम आपका म्यूजिकल डेब्यू भी हुआ। ये जो म्यूजिकल डेब्यू है इसकी तरफ कैसे आए भाई? ठीक है, आप टैलेंटेड खातून, सलाहियत तो है, बिल्कुल टैलेंटेड खातून है, लेकिन ये आपने जो है वो डर ना लगा कि भाई ये इतना ज़बरदस्त, मुझे जो है वो इसका साउंड ट्रैक और गाना भी गाना है इसमें? 2-3 बातें हैं। डर बिल्कुल लगा, लेकिन वो बिल्कुल इत्तिशाम साहब ने ऐसे ही उसी मीटिंग में, भाई लड़की तो मैं गाना आता है, ऐसे ही खड़े खड़े गाना मैंने ऐसे ही गा दिया। वो म्यूजिशियन साहब के पास चला गया, उन्होंने कहा कि ये तो गा सकती हैं, और फिर रिकॉर्ड हो गया एक गाना। तो बिल्कुल सच बात है, टैलेंट्स तो कोई मुझे 16 बरस हो गए हैं थिएटर करते हुए, लेकिन आई रियली से थैंक्स टू इत्तिशाम साहब कि उन्होंने कहा भाई ये है एक मामला, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। बिल्कुल यूटिलाइज किया जाए। अब यहाँ पर भी यूटिलाइज कर लें, बिल्कुल हम यहाँ यूटिलाइज करें। एक कोई छोटा सा उस गाने का नमूना अगर आप हमारे प्रोग्राम के नाजरीन के लिए भी पेश कर दें। ये मैं इजाजत तलब करूंगी हिदायतकार साहब से। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आना है शायद, तो क्या ये इन्होंने एक बंगाली कोई और भी गा सकती है? नहीं, वो बिल्कुल आज ही इसकी आखिरी एपिसोड चल रही है और इसी एपिसोड में वो चलेगा। नहीं, मैं अभी सुनवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं सिर्फ उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये गाना उर्दू में बना था। अच्छा, चलिए जी सुनाइए। नादिर जले भेजा चांद वाली शेरो धो, निंदरार आगे रखते हो तो, জোনাকের মতো চলতা মোর নয়নে, ছোট্ট এক মৃদু এক স্বপ্ন ছিল। Something like that. क्या बात है, जबरदस्त। क्या बात है। ये उर्दू और बंगाली दोनों में ये गाना नाजरीन के लिए होगा इस ड्रामे में। एहतिशाम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, कुलसूम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ख्वाब टूट जाते हैं, ज़रूर देखिए और उससे आपको बहुत सारे ख्वाबों का अंदाज़ा होगा, बहुत सारे ख्वाबों के टूटने और बनने का भी अंदाज़ा होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।